हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका साहिल सर एंड आई अगेन वेलकम यू ऑल एट एनसीईआरटी स्टडी अड्डास। बेटा, आज का हमारा टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ जे&के बोर्ड क्लास 10th का, उनके यूनिट नंबर सेकंड इकॉनमी का जो है और उसका नाम है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। ठीक है, हमने ऑलरेडी जो उनका यूनिट फर्स्ट है वो हमने डिस्कस कर लिया हुआ है, हमारी प्लेलिस्ट में है। अगर आपने नहीं देखा है अभी तक तो आप जाके देखिए। अब हम देखेंगे यहाँ यूनिट नंबर 2 और देखेंगे इसमें हम क्या क्या जो है नई इन्फॉर्मेशन गेन कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ विदाउट वेस्टिंग टाइम और पढ़ते हैं। चलिए, पर उससे पहले प्यारे बच्चों, मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, सो डैट मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहे और मैं आप लोगों के लिए इन फ्यूचर भी ऐसी वीडियोस लाता रहूं और आप लोगों के डाउट्स, आप लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता रहूं। एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा प्यारे बच्चों कि हो सकता है कि मेरी वीडियोस कुछ बच्चों को थोड़ी सी स्लो लगे, तो आप लोग क्या करें, अपने अकॉर्डिंगली जो वीडियो की स्पीड है उसको बढ़ाएँ और उसको देखते रहें। ठीक है बेटा, चलो स्टार्ट करते हैं। तो बेटा, यहाँ पर टॉपिक नंबर 1 जो रहेगा उसको हम देखते हैं क्या बोलता है। यहाँ बोलते हैं कि द इकॉनमी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैज़ सफर्ड फ्रॉम डिस्टर्ब कंडीशन प्रिवेलिंग इन द यूटी फ्रॉम ऑलमोस्ट 2 decades। तो कहता है कि हमारे जम्मू एंड कश्मीर की जो इकॉनमी है ना, वो काफ़ी ज़्यादा सफ़र की है, काफ़ी ज़्यादा इसने स्ट्रगल किया, परेशानियाँ देखी हैं लास्ट 2 decades में। ठीक है, क्यों? क्योंकि ऐसी कंडीशंस रही हैं, डिस्टर्ब कंडीशंस रही हैं, यहाँ टेररिज्म रहा है। इन सब चीज़ों की वजह से क्या रहा है, माहौल ख़राब होने की वजह से यहाँ पर जो इकॉनमी थी उस पर भी काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ा लास्ट 2 decades में, यानी कि 20 साल में। इट वुड देयरफॉर बी नेसेसरी टू पुट द इकॉनमी बैक ऑन द रेल्स टू एनेबल द एवरेज पर्सन टू गेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। तो कहता है इसलिए हम लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर कि हम क्या करें, इकॉनमी को वापस ट्रैक पर लेके आएँ, है ना, वापस जो है ट्रैक पर लेके आए, सो डैट क्या हो, जो आम लोग हैं, जो आम सिटीजन्स हैं, जो आम इंसान है, उसके लिए क्या हो, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं जनरेट होना स्टार्ट हो। क्यों? क्योंकि हमारे जो स्टेट में इस टाइम अनएम्प्लॉयमेंट की जो रेशो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। तो उसके साथ डील करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ऐसी पॉलिसीज़ लानी पड़ेंगी, इस तरह से अपनी इकॉनमी को जो बैक करना पड़ेगा, सो डैट हमारा जो यहाँ पे सिस्टम हो वो ठीक हो और एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो जनरेट हों। ठीक है, दिस वुड रिक्वायर गिविंग फ्लिप टू द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ दैट हैव ट्रेडिशनली बीन द मेन स्टे ऑफ यूटीज़ इकोनॉमी एंड कंटिन्यू टू होल्ड सिग्निफिकेंट पोटेंशियल फॉर ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट। तो कहता है कि इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हमें करना यह पड़ेगा कि हमें बूस्ट देना पड़ेगा, फ्लिप देना पड़ेगा, मतलब बूस्ट देना पड़ेगा। किसको? हमारे को बूस्ट देना पड़ेगा अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को। कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़? जो हमारे लिए ट्रेडिशनली पहले से जो मेन काम करती आई हैं। ठीक है, मेन हमारे लिए इकोनॉमिक एक्टिविटी करती आई हैं, वो सब चीज़ों के लिए हमारे लिए, मतलब हमारी स्टेट की बात हो रही है, हमारी यूटी की बात हो रही है। अस्ट स्टेट है, पहले स्टेट थी ना, तो अब यूटी है, तो हमारी यूटी की बात हो रही है। वो सब ट्रेडिशनल एक्टिविटीज़, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो पहले भी हम लोगों को पैसा कमा कर देती रही हैं, उनके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, उन एक्टिविटीज़ को बूस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, कैसे देना पड़ेगा वो ऐसे देखते हैं। देखो, जब उनको बूस्ट देंगे तो उससे होगा क्या, उसको जब बूस्ट देंगे तो उससे ये होगा कि हमारे यहाँ पर जो एम्प्लॉयमेंट है वो जनरेट होगी, है ना, हमारे यहाँ पर ग्रोथ होगी, हमारे यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। क्यों? क्योंकि वो सब एक्टिविटीज़ पहले भी लोगों को पैसा कमा कर देती थी, आज भी पैसा कमा कर देगी। कौन कौन सी वो एक्टिविटीज़ हैं? वो एक्टिविटीज़ देखो यहाँ पर ये बताएंगे। यहाँ पर सबसे पहले वो एक्टिविटी है, एक तो एग्रीकल्चर है, जिसमें हम हॉर्टिकल्चर को भी इंक्लूड करते हैं। हॉर्टिकल्चर कौन सा होता है बेटा? फ्रूट्स वगैरह का जो हम करते हैं ना। उसके बाद फूड प्रोसेसिंग का जो हमारी इंडस्ट्री रही है, यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट की रही है, हैंडलूम्स की रही है, टूरिज़्म की रही है। तो ये सब इंडस्ट्रीज़ जे&के में काफ़ी ज़्यादा जो मतलब ट्रेडिशनली जो है ये हम लोगों के लिए इकोनॉमिक मतलब इकोनॉमी के लिए हमारे लिए बेनिफिशियल रही हैं। ठीक है, हमारी स्टेट को इकोनॉमिकली जो इन एक्टिविटीज़ ने जो क्या किया, काफ़ी ज़्यादा पैसे कमा कर दिए हैं। तो अब हम लोगों को क्या करना चाहिए कि इन्हीं एक्टिविटीज़ को वापस रिवाइव करना चाहिए, है ना। कैसे क्या करना चाहिए? रिवाइव करना चाहिए। गवर्नमेंट को कुछ ऐसी पॉलिसीज़ लानी चाहिए, कुछ ऐसी स्कीम्स लानी चाहिए कि इन एक्टिविटीज़ को क्या हो, बूस्ट मिले। और वो क्या क्या एक्टिविटीज़ पॉलिसीज़ हो सकती है गवर्नमेंट की। फॉर एग्जांपल आप समझ लो कि गवर्नमेंट क्या करे, फाइनेंशियल हेल्प कर दे कि आप जब
ये वाला काम करोगे, ये वाला बिज़नेस स्टार्ट करोगे हैंडलूम्स का, तो हम आपको क्या करेंगे, इंसेंटिव देंगे, या फिर आपको सब्सिडी वाला लोन देंगे ना। ऐसे जो अभी गवर्नमेंट काफ़ी प्रोग्राम चलाती भी है, उस तरह से आगे बढ़ते हैं। इट वुड बी इक्वली नेसेसरी टू एंश्योर डाइवर्सिफिकेशन ऑफ यूटी इकोनॉमी, स्पेशली expanding the industrial base by promoting private capital inflow into the UT through various incentive and concession in the initial stage। कंसेशन दे दीजिए या फिर इंसेंटिव दे दीजिए, किसको, हमारी यूटी को की जो इकोनॉमिक एक्टिविटी में। मतलब से हमें समझ नहीं आया, थोड़ा सा आप इसको एक्सप्लेन करके समझिए। देखो बिल्कुल बताता हूँ। यहाँ पर ये बता रहा है कि अब हमारे स्टेट के लिए, सॉरी हमारी यूटी, बार बार स्टेट निकल जाता है, हमारी यूटी के लिए इम्पोर्टेंट क्या है, हमारी यूटी के लिए इम्पोर्टेंट ये है कि हम क्या करें, अपनी इकॉनमी को डाइवर्सिफाई भी करें। मतलब सिर्फ जो हमने ये जो ऊपर अभी एक्टिविटीज़ का नाम लिया है, इन एक्टिविटीज़ पर डिपेंडेंट नहीं रहें, इनके अलावा भी अपनी जो यहाँ पे इकॉनमी है उसको एक्सपैंड करें, और भी एक्टिविटीज़ में जाएं, और भी एरियाज़ में जाएं। कैसे एरिया इन्होंने बताया, जैसे इन्होंने बताया इंडस्ट्रियल एरिया में जाएं, है ना। इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ करना स्टार्ट करें। यहाँ पर इंडस्ट्रियल अगर एक्टिविटीज़ आप करेंगे तो क्या होगा, अगर आप ऐसा माहौल बनाएंगे जहाँ पर बाहर के भी लोग भी जो यहाँ पर आके इंडस्ट्री लगाना स्टार्ट करेंगे, तो उससे क्या होगा, हमारे यहाँ पर कैपिटल इनफ्लो आएगा, हमारे यहाँ पैसा आना स्टार्ट होगा। ठीक है, कैपिटल इनफ्लो आना स्टार्ट होगा, और इसके साथ साथ हमें क्या करना पड़ेगा, अगर कैपिटल फ्लो इनफ्लो लाना है, मतलब बाहर से पैसा लाना है, तो इसके लिए हम लोगों, बाहर वाले लोगों को हमें क्या करना पड़ेगा, खुश करना पड़ेगा। और वो खुश कैसे होंगे, जब हम उनको इंसेंटिव देंगे, है ना। हम उनको बोलेंगे कि अगर आप हम उनको बोलेंगे कि आप यहाँ पर इंडस्ट्री लगाओगे तो हम आपको ये बेनिफिट देंगे, मतलब उनको हम ऐसी लालच दें। इसके अलावा उनको कंसेशन दे, मतलब क्या चीज़ें, अगर उनको फॉर एग्जांपल यहाँ पर ज़मीन खरीदनी है, तो ज़मीन में हम उनको क्या करें, थोड़ा सा हेल्प कर दें, है ना, उनको ऐसा एरिया में प्रोवाइड करें, उसके ऊपर हम उनके ऊपर टैक्स जो है कम लगाएं। तो इससे क्या लोग, जो बाहर के लोग होंगे, वो यहाँ आकर काम करने में उनको खुशी होगी, क्योंकि उनको बेनिफिट हो रहा होगा और वो लोग आएंगे। इस वजह से क्या होगा, हमारी जो स्टेट है यहाँ पर कैपिटल का, कैश का इन्फ्लो आएगा, सो डैट, और इसी वजह से क्या होगा, यहाँ इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो फलेगा और फूलेगा। ठीक है। द स्पेशल इंडस्ट्रियल पैकेज अनाउंस्ड फॉर J&K हैज़ बीन अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। तो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक स्पेशल इंडस्ट्रियल पैकेज जो है जम्मू कश्मीर के लिए अनाउंस किया था, है ना, और वो उसकी वजह से क्या हुआ, काफ़ी बेनिफिट जम्मू कश्मीर को हुआ है, तो वो एक राइट डायरेक्शन में स्टेप था। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं। द गवर्नमेंट इज़ टेकिंग ऑल पॉसिबल स्टेप्स एंड मेकिंग ऑल पॉसिबल एफर्ट्स इन प्रोवाइडिंग गेनफुल एम्प्लॉयमेंट टू द यूथ ऑफ द यूटी। तो कह रहा है कि गवर्नमेंट जो हमारी है ना, वो क्या कर रही है, ऑलमोस्ट ऑल पॉसिबल स्टेप्स ले रही है ना, ऑल पॉसिबल स्टेप्स ले रही है, किस पर्पज़ के लिए, फॉर मेकिंग पॉसिबल एफर्ट्स इन प्रोवाइडिंग गेनफुल एम्प्लॉयमेंट to the youth of J&K, but it may not be possible for the government to provide government jobs to all। तो कह रहे हैं कि हमारी गवर्नमेंट जो है ऑलमोस्ट सब स्टेप ले रही है ना, ऑलमोस्ट एवरी स्टेप दे आर टेकिंग फॉर व्हाट पर्पस, फॉर प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू आवर यूथ। मतलब कि हमारा जो यूथ है उनको एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए, उनके लिए एम्प्लॉयमेंट निकालने के लिए। पर अब देखो दिक्कत क्या हो गई है, दिक्कत ये है कि ये गवर्नमेंट की बस की बात नहीं है कि हर इंसान को वो क्या करे, गवर्नमेंट जॉब दे। ऐसा नहीं हो सकता ना। देखो आप अपने आगे पीछे देखोगे तो गवर्नमेंट जॉब कितनी होती हैं। फॉर एग्जांपल आपके स्टेट में एग्जांपल के तौर पे बात करूँ, गवर्नमेंट जॉब कितनी होगी, 2 लाख 3 लाख, और लोग कितने होंगे, करोड़ के पास हैं। तो अब हर इंसान को तो गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल सकती है। इस वजह से गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को ऐसे स्टेप्स लाने चाहिए कि लोगों के लिए प्राइवेट सेक्टर भी जो है ओपन हो। देखो हमारे यहाँ का माइंडसेट भी एक बहुत बड़ी दिक्कत है जम्मू कश्मीर में। दिक्कत ये है कि हम लोगों का माइंडसेट जो है ना, वो इस तरह से बन गया हुआ है कि हम लोगों के लिए अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं है तो कुछ भी नहीं है ना। लोग सिर्फ किस तरफ भागते हैं, गवर्नमेंट जॉब की तरफ भागते हैं। प्राइवेट सेक्टर उनके लिए एक क्या है, सोतेला घर है, तो उस तरफ वो जाते ही नहीं है। तो हम लोगों को अपनी ये जो सोच है इसको चेंज करना पड़ेगा, और उसके साथ साथ गवर्नमेंट को भी इस चीज़ में जो है इनिशिएटिव लेने पड़ेंगे, ऐसी पॉलिसीज़ लानी पड़ेंगी, ऐसे तरीके ढूंढने पड़ेंगे जिससे लोग जो है इस तरफ जाना स्टार्ट करें, प्राइवेट सेक्टर की तरफ। ठीक है। In this direction, the following sectors of economy have been identified for generation of gainful employment opportunity in UT on sustainable basis।
तो कौन कौन से ग्राउंड्स पे हम देख सकते हैं, कौन कौन से एरियाज देख सकते हैं या सेक्टर्स देख सकते हैं। तो पहला है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में भी कौन कौन सा है, हॉर्टिकल्चर जिसको मैंने आपको पहले बताया, फ्लोरिकल्चर फूलों वाला है ना, और फूड प्रोसेसिंग। फूड प्रोसेसिंग मतलब जैसे अगर फॉर एग्जांपल आपके कश्मीर में फ्रूट्स लगते हैं, है ना, सेब लग रहा है या और फ्रूट्स लग रहे हैं, तो उनको प्रोसेसिंग करके उनका जूस बना देना या उनका प्रोसेसिंग करके उनकी जैम्स बना देना, उसको बोलते हैं फूड प्रोसेसिंग। एनिमल हस्बेंड्री, ये तो पता ही होगा, ठीक है। हैंडलूम्स और हैंडीक्राफ्ट, ठीक है, ये भी आपको पता होगा। इंडस्ट्रीज़, ठीक है, इंक्लूडिंग स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड रूरल इंडस्ट्रीज़, गांव की इंडस्ट्रीज़ और छोटी इंडस्ट्रीज़, सबको, खाली बड़ी इंडस्ट्रीज़ की बात नहीं करनी है। एजुकेशन एंड हेल्थ, ये भी हो गया। लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, रोड एंड रेलवेज, ये हो गया। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी सेक्टर और टेलीकम्युनिकेशन, ये सब चीज़ें होगी। इन वाले सेक्टर्स में क्या करना है हमें, अपॉर्चुनिटीज़, जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो जनरेट करनी है, ठीक है। आगे देखते हैं। अच्छा, इसके अलावा और भी हैं, कंस्ट्रक्शन सेक्टर भी है, सॉरी, टूरिज़्म और ट्रैवल का भी है, और ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है जम्मू कश्मीर में, टूरिज़्म और ट्रैवल का। तो ये सब सेक्टर्स हैं, ठीक है। वाइल as tourism, both domestic as well as international, may provide possibility for employment generation in the hotels, ठीक है, और catering and entertainment and travel sectors, as well as a market for handlooms and handicraft. There are equal chances of gainful self employment in the other above defined sector as well. तो यहाँ ये बताना चाहता है, देखो भाई साहब, बात ऐसी है, ऐसा है कि अगर आप चाहे लोकल टूरिज़्म की बात करो या इंटरनेशनल टूरिज़्म की बात करो, दोनों ही जो लोग हैं वो क्या करते हैं, पैसा लेके आते हैं आपके शहर में, ठीक है। बाहर से जो इंसान घूमने के लिए आ रहा है, चाहे वो इंडियन ही हो या इंटरनेशनल हो, वो दोनों ही जो क्या करेंगे, पैसे लेके आएंगे आपके, है ना, शहर में। तो इससे क्या होगा, इससे आपका जो है फाइनेंशियल बेनिफिट होगा। वो मतलब देखो, उसने खाना तो खाना है, उसने रात को सोना है, उसने एंटरटेनमेंट भी करना है अपना, ट्रैवलिंग भी करनी है। तो इस सब से क्या होगा, आपके वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, है ना, चाहे आपका ड्राइवर्स का होगा, चाहे होटल्स का होगा, रेस्टोरेंट्स का होगा, एंटरटेनमेंट के लिए, मतलब बच्चों का पार्क वगैरह, या फिर जैसे अब कश्मीर में शिकारा हो गया या फिर हॉर्स राइडिंग होगी, ये सब चीज़ें। तो इससे क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। और उससे क्या होगा, अब जब इंसान जो है बाहर से आ रहा है, देखो एक चीज़ और समझ, बाहर से आ रहा है तो वो मतलब उस किसी जिस जगह भी आएगा वहाँ से कुछ ना कुछ तो खरीदेगा, है ना, कुछ ना कुछ तो वो खरीदेगा। चाहे अब कश्मीर में जाएगा, हैंडलूम्स तो बहुत मतलब मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि हैंडलूम्स लेते हैं, हैंडीक्राफ्ट चीज़ें लेते हैं, है ना। उस और इसके अलावा और चीज़ यहाँ क्या बोली है कि लोग जो हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर सकते हैं। मतलब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो सकता है कि आप क्या करो, आपको नॉलेज है अपने एरिया की, आप क्या करो, एक छोटा सा ऑफिस खोलो और वहाँ लिख दो बाहर की, मैं कौन हूँ, टूर गाइड हूँ। और फिर आप लोग जो हैं आपके पास आएंगे एज टूर गाइड, और आप उनको क्या करें, गाइड करो, तो उनके मतलब जो उनका टूर है उसमें गाइड करो। तो इससे आप अपने लिए जो है खुद क्या करोगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हो। तो ये सब कुछ चीज़ें इन्होंने बताई हैं जिससे क्या हो सकता है कि आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हो, ठीक है बेटा। ओके बेटा, तो यहाँ पे अब हम पढ़ेंगे अगला टॉपिक, पोटेंशियल एंड स्कोप फॉर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन द यूटी। यानी कि हमारी जो जम्मू कश्मीर की यूटी है, जम्मू कश्मीर यूटी जो है, इसमें कितना पोटेंशियल है, कितना स्कोप है फॉर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात। तो यहाँ पर ये बताता है आपको, इस टॉपिक में हम ये देखेंगे कि कैसे जो है यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट का जो पोटेंशियल हम लोगों को नज़र आता है, कैसा स्कोप है। देखो, while preparing any plan for the sustainable employment generation, it has to be kept in view that prospects for any large scale expansion in the public sector jobs are not very bright। यानी कि आप अगर कोई भी प्लान बनाने चाह रहे हो, है ना, कोई भी आपका प्रोजेक्ट चलने चाह रहा है जहाँ पे आप एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात करने चाह रहे हो, आपको एक चीज़ दिमाग में रख के चलनी है कि अगर आपका जो फोकस ये रहने वाला है कि आपको जॉब सिर्फ गवर्नमेंट जॉब्स के लिए क्रिएट करनी है, वो सिर्फ जॉब्स जो क्रिएट करनी है वो गवर्नमेंट सेक्टर्स के लिए क्रिएट करनी है, तो आप इस चीज़ में बहुत ज़्यादा मार खाने वाले हो। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पे इतना पोटेंशियल है ही नहीं गवर्नमेंट सेक्टर का कि आपकी जो ओवरऑल जो आपके अनएम्प्लॉयड पॉपुलेशन है उनको जॉब्स मिल जाए। क्यों? क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल आपके यहाँ पे अनएम्प्लॉयड लोग हैं, अप्रॉक्सीमेटली आप लगा लीजिए ओवरऑल पॉपुलेशन 1 करोड़ होगी, तो अनएम्प्लॉयड होगी अगर 25-30 लाख या 40 लाख, पर 30 लाख लेके चलो, तो गवर्नमेंट जॉब्स कितनी होती है मैक्सिमम,
3 होंगी, 3-4 लाख 5 लाख यही होंगी, है ना? तो अगर आप 3-4-5 लाख जो भी जॉब्स आपकी गवर्नमेंट्स हैं, इसमें आप कैसे 30 लाख जो आपका यूथ बैठा हुआ है, अनएम्प्लॉयड बैठा हुआ है, इसको आप अकोमोडेट कर सकते हो? तो वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है? वही चीज़ यहाँ बता रहा है। आगे पढ़ते हैं, कहता है कि अब क्या है, इन केस अगर आप ये भी करो कि आपके जितने भी क्रूशियल जो एरियाज़ हैं, जैसे आपका हेल्थ है, चाहे आपकी एजुकेशन है या और भी कोई क्रूशियल एरिया हो गया, इन सब में जो खाली आपकी वैकेंसीज़ हैं जॉब्स की, वो भी अगर आप फुल कर लो, है ना? इन केस आप उन सब जॉब्स को भी फुल कर लो, जो अभी खाली पोस्टें पड़ी हैं, उनको भी आप फिल कर लो, ओवरऑल जितनी भी हैं, तब भी आपकी ओवरऑल जो पॉपुलेशन होगी वो उसका सिर्फ 17% जो होगा, 17% जो होगा वही कंज्यूम होगा गवर्नमेंट जॉब्स के लिए। मेरी बात समझ रहे हो ना? कि अगर आप जितने भी इंपॉर्टेंट क्रूशियल एरियाज़ हैं, सब में अगर आप जॉब्स निकाल लो, कोई पोस्ट खाली छोड़ो ही नहीं, टोटली फुल मतलब कंप्लीटली भर दो उसको, ठीक है? उसके बावजूद भी क्या होगा, सिर्फ आपकी जो 17% पॉपुलेशन है आपकी यूटी की, वही जो होगी कंज्यूम होगी गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, ठीक है? ये किसने बताया था? ये हमारी टास्क फोर्स ने बनाया था, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने इस्टेब्लिश किया था, ताकि वो क्या कर सके, 1 लाख जॉब्स को क्रिएट कर सके जम्मू कश्मीर में, ठीक है? उसके बाद आगे बढ़ते हैं, टेकन टुगेदर विद द जॉब्स इन ऑर्डर टू इन other formal establishment, the share of regular salaried jobs in the employment generation program is not expected to be substantial. Therefore, other avenue would have to be explored for providing sustainable employment to the people of the erstwhile state, particularly through the following two routes. कौन कौन से टू रूट्स हैं, तो इनको देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि यही वही चीज़ यहाँ पे रिपीट कर रहा है कि जॉब्स जो हैं, आप गवर्नमेंट जॉब्स जो हैं, आप जो है लिमिटेड ही बना सकते हो, है ना? ज़्यादा नहीं बना सकते हो। इस वजह से आपको क्या करना पड़ेगा, और ऑप्शंस ढूंढने पड़ेंगे, और अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढनी पड़ेंगी, जहाँ पर आप क्या कर सको, एक सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट जो सिस्टम जो है प्रोवाइड कर सको लोगों को, जहाँ पर आप जो है लोगों को जॉब्स और तरीके से प्रोवाइड कर सको। यानी कि यहाँ पर ये बोलने जा रहा है कि अब आपको दूसरे जो सोर्सेज़ हैं, दूसरे जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, दूसरे जो एवेन्यूज़ हैं, वहाँ पर भी आपको सर्च करना पड़ेगा, सो दैट आप क्या कर सको, जो जॉब्स की अपॉर्चुनिटी है लोगों के लिए, वो निकाल कर ला सको। और इसके लिए आपको पर्टिकुलरली जो 2 तरीके हैं उनको अपनाना पड़ेगा। कौन-कौन से हैं? पहला आपको ये करना पड़ेगा कि एसिलेटिंग द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द यूटी। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, हमारी यहाँ की इकोनॉमिक ग्रोथ जो है यूटी की, हमारे जम्मू कश्मीर यूटी की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, उसको एसिलरेट करना पड़ेगा, उसको बढ़ाना पड़ेगा। जब आप क्या करोगे, एसिलरेट करोगे, उसको बढ़ाओगे इकोनॉमिक ग्रोथ को, तो उसके साथ-साथ क्या होगा, आपका यहाँ का जो यूथ है, उसको भी जो मतलब इनकम होगी, वो भी एसिलेट होना स्टार्ट हो जाएगी। उसके पास अलग-अलग और अपॉर्चुनिटीज़ आना स्टार्ट हो जाएँगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप यहाँ पे टूरिज़्म की जो है वो ज़्यादा डेवलपमेंट करते हो, है ना? तो यहाँ पर क्या होगा, अगर टूरिज़्म ज़्यादा डेवलप होगा, तो उस पर उसके लिए साथ जो डील करने वाले बिज़नेसमैन हैं, जो लड़के हैं जो नया-नया बिज़नेस स्टार्ट करेंगे, चाहे आप वो इसका ट्रैवलिंग का कर लो, या आप गाइड का कर लो, या आप जैसे कश्मीर की बात करें, तो 10 टाइप के लोग जो हैं, जो अलग-अलग प्रोफ़ेशन हैं, वो डिपेंड करते हैं किस पर, टूरिज़्म पे। तो लोगों के पास ज़्यादा जो होगी जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ आएँगी। दूसरा क्या बता रहा है कि मोर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड स्कीम एंड प्रोग्राम। तो अब आपको अगर एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड स्कीम्स को लाना है ना? अगर आपको ऐसे प्रोग्राम्स लाने हैं, ऐसे स्कीम्स लानी है जिससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, अलग-अलग स्कीम्स लाती रहती है ना गवर्नमेंट, तो उनको इम्प्लीमेंट जो करना है ना, वो आपको तरीके से करना है। ऐसे नहीं करना है कि आप जो फ़ायदा उसका हो वो कोई और उठाता रहे और ज़रूरत किसी और को हो, है ना? ऐसा होता है ना कि गवर्नमेंट स्कीम लाती है किसी के लिए, पर उसका फ़ायदा कोई और उठा रहा होता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, एक्सटेंडिंग सपोर्ट टू एंटरप्रेन्योर टू सेट अप स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज़ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वुड अपीयर टू बी द मोस्ट इफेक्टिव एंड ड्यूरेबल वे ऑफ डूइंग दिस। तो कहते हैं कि अगर ये कैसे आप अचीव कर सकते हो? ये इस तरह से कर सकते हो कि जब आप एंटरप्रेन्योर को क्या करोगे, एक्स्ट्रा सपोर्ट देना स्टार्ट करोगे। एक इंसान जो नया आइडिया लाके एक बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता है ना, रिस्क ले रहा है, बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए रिस्क ले रहा है, उसको क्या करो, चाहे वो छोटा बिज़नेस स्टार्ट करो, चाहे बड़ा बिज़नेस स्टार्ट करो, पर उसको आप क्या करो, सपोर्ट दो। सपोर्ट कैसे दे सकते हो आप? उसको फाइनेंशियल सपोर्ट भी दे सकते हो, उसको आप मॉरल सपोर्ट भी दे सकते हो, उसको आप स्किल उसके अपग्रेड कर सकते हो, अलग-अलग टाइप के उसके कर सकते हो, है ना? तो उसको सपोर्ट दो। तो उसके अलावा ए लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स इन जम्मू एंड कश्मीर हैव ट्रेडिशनली बीन सेल्फ एम्प्लॉयड इन एक्टिविटीज सच एज हैंडलूम्स एंड हैंडीक्राफ्ट, टूरिज्म, हॉर्टिकल्चर, फूड प्रोसेसिंग एक्सेट्रा। तो अब जम्मू कश्मीर में अगर हम बात करें, तो यहाँ पर ट्रेडिशनली
पहले से काफ़ी टाइम पहले से जो एक ट्रेडिशनली ऐसे प्रोफेशन है वो चलते आ रहे हैं, जिससे की वजह से लोग जो हैं अपनी इनकम कमाते थे। जैसे कि अगर आप हैंडीक्राफ्ट की बात कर लो, हैंडलूम्स की बात कर लो, टूरिज्म की बात कर लो, हॉर्टिकल्चर की बात कर लो, फूड प्रोसेसिंग की बात कर लो, ये सब चीज़ें जो हैं, इन चीज़ें जो थी ट्रेडिशनली लोग इनसे पैसा कमाते थे। पर जब से यहाँ की कंडीशन डिस्टर्ब हुई है ना, जब से यहाँ पे टेररिज्म की मिलिटेंसी वगैरह ये सब चीज़ें हुई, तो तब से जब क्या हुआ, ये चीज़ें बड़े इन लोगों को बड़ा एडवर्सली इफेक्ट पड़ा, है ना? ये जो काम करते थे इनको बड़ा बुरा फ़र्क पड़ा इन पे। कहते हैं व्हाइल सम ऑफ द वर्कर्स हैव सफर्ड लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मेजॉरिटी ऑफ द वर्कर एट वेरी लो लेवल ऑफ इनकम एंड प्रोडक्टिविटी। तो कुछ लोगों की तो नौकरी ही चली गई, काम ही चला गया, है ना? कुछ लोगों के साथ तो ऐसा हुआ जो वो ये काम कर रहे थे, उनको अपने इस काम से हाथ ही धोना पड़ गया। दूसरे कुछ लोग थे जिनकी जो काम था उनकी इनकम ही बड़ी कम हो गई। अगर वो पहले फॉर एग्ज़ाम्पल रोज़ का 10,000 का काम कर रहे थे, या फिर दो मतलब 10,000 का सामान बेच रहे थे, तो अब वो क्या कर रहे थे करेंगे कि अब 2,000 पे आ गए, तो उनकी इनकम कम होगी, उनकी प्रोडक्टिविटी कम होगी। Also, in many of the identical areas, especially horticulture and food processing, a large potential for growth lies untapped, waiting to be exploited. तो कहता है कि इसके अलावा कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं इनमें से, जैसे हॉर्टिकल्चर की बात कर लो, फूड प्रोसेसिंग की बात कर लो, ये यहाँ पे अभी भी इतना पोटेंशियल है जिसको हम लोगों ने अभी तक यूज़ नहीं किया है। ठीक है? अभी भी ऐसा इनमें इतना पोटेंशियल है कि हमारे यहाँ लड़कों ने, या फिर हमारे यहाँ का जो यूथ है वो इसको अच्छे से यूज़ नहीं कर पा रहा है। तो हमारे को इस चीज़ पे भी जो है थोड़ा-सा फ़ोकस डालना चाहिए कि इन चीज़ों पे, इन सेक्टर्स पे हम लोगों को थोड़ा ज़्यादा जो है फ़ोकस करें। हमारा यूथ जो है ज़्यादा फ़ोकस करे। डिफरेंट सेक्टर्स एंड सब सेक्टर्स ऑफ द स्टेट्स इकोनॉमी वुड रिक्वायर डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंटरवेंशंस फॉर रिवाइवल डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द एक्टिविटी। तो कहते हैं कि हमारे यहाँ पे डिफरेंट सेक्टर्स की बात कर लो, डिफरेंट सब सेक्टर्स की बात कर लो, है ना? अलग-अलग सेक्टर्स, अलग-अलग इकोनॉमिक सेक्टर्स, या अलग-अलग सब सेक्टर्स, उन्हीं इकोनॉमिक्स के अंदर जो सब सेक्टर्स हैं, उनमें क्या है, अब हमारी जो स्टेट को ये ज़रूरत है कि उनको रिवाइव करे, है ना? हमारी गवर्नमेंट की को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसमें इंटरवीन करे, थोड़ा-सा उसमें इंटरवीन करके क्या करे, उनको रिवाइव करने की कोशिश करे। The impediment of the growth and the institution that are in place टू encourage और प्रमोट ग्रोथ। तो मतलब हमारी गवर्नमेंट की बात कर लो, जो इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें उनके साथ डील करते हैं, जो ऑफिसेस हैं, जो डिपार्टमेंट्स हैं, वो सब बीच में इन्वॉल्व हों और उन पे उनको थोड़ा-सा क्या करें, पुश करने की कोशिश करें। स्पेसिफिक इंटरवेंशंस थ्रू गवर्नमेंट स्कीम्स एंड द स्पेशल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स लाइक PMRY, REGP, SGSY, NREGS and the Jammu and Kashmir self-employment schemes would be important for giving better employment or orientation to growth of the UT। तो कहते हैं कि अब स्पेशल इंटरवेंशन कैसे हो सकती है, जैसे कि गवर्नमेंट्स की जो स्कीम्स आती हैं, जहाँ पर क्या होता है, स्पेशल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स के लिए जो स्कीम्स आती हैं ना, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए स्पेसिफिकली जो स्कीम्स आती हैं, कौन-कौन सी स्कीम्स, जैसे PMRY हो गया, ये SGSY हो गया, या जम्मू कश्मीर के सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम जो होगी, कोई भी ऐसी स्कीम हो, इसमें क्या होना चाहिए, इसमें ये होना चाहिए कि जम्मू और कश्मीर की सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम क्या हो कि बेटर हो, अच्छी हो, है ना? उसमें वो ज़्यादा अपॉर्च्युनिटी दे रही हो हमारे लोगों को कि वो क्या कर सकें कि यहाँ पर वो उनको जॉब मिल सके, है ना? बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्च्युनिटी उन लोगों को मिल सके, सो दैट क्या हो, हमारी यूटी की भी साथ-साथ में ग्रोथ हो। जब यहाँ पे लोगों के पास जॉब होगी, लोग जब इनकम कमा रहे होंगे, तो ऑटोमैटिकली हमारी यूटी भी क्या करेगी, ग्रो करेगी, ठीक है? इन द 11th 5-year plan 2007 to 2012 for erstwhile Jammu and Kashmir of the order of rupees 25,834 crore, among other things, is focused to boost, in particularly labor intensive manufacturing sectors like food processing, leather products, footwear and textiles। देखो, कहते हैं कि जब हमारे यहाँ इंडिया में हर 5 साल के बाद क्या होता है, एक नया जो होता है 5 ईयर प्लान आता है। तो जब जो 11th हमारा 5 ईयर प्लान था ना, जिसका टाइम पीरियड कब से कब तक था, 2007 से लेकर 2012 तक। उसमें क्या था, जम्मू कश्मीर के लिए एक जो 25,834 रुपए करोड़ का जो क्या किया था, उन्होंने एक फंड जनरेट किया था, जिसमें उन्होंने पर्टिकुलरली फोकस किस पे किया था कि कुछ सेक्टर को बूस्ट करेंगे हम। कौन-कौन से सेक्टर को? जैसे लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो गया, है ना? कोई भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो गया जहाँ पे लेबर की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में क्या होगा, एक तो जो आपकी अपनी जो होगी
बिक्री होगी, है ना, वहाँ पर आपको टैक्स लगाओगे, वहाँ से गवर्नमेंट का रेवेन्यू जनरेट होगा, प्लस वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होता है। तो कौन कौन से हो गए, जैसे फूड प्रोसेसिंग का सेक्टर हो गया, या फिर लेदर प्रोडक्ट्स का सेक्टर हो गया, फुटवियर का हो गया, टेक्सटाइल का हो गया, ये सब सेक्टर हो गए, या इसके अलावा सर्विस सेक्टर्स। तो सर्विस सेक्टर्स कौन से हो गए, जहाँ जहाँ पे हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पर कोई चीज़ नहीं मिलती है आपको, आपको सर्विस मिलती है। जैसे टूरिज्म हो गया, टूरिज्म के में आपको क्या मिलती है, सिर्फ सर्विस मिलती है। कंस्ट्रक्शन हो गया, तो इन सब पे हमारे को जो इन सब एरियाज़ के लिए इतना फंड जो जनरेट हुआ था, कंस्ट्रक्शन सेक्टर वुड जनरेट सब्सटेंशियल एडिशनल एम्प्लॉयमेंट। तो वही मैंने आपको जो बताया, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में क्या होता है, इसमें एडिशनल एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। कैसे, और लोग आपको और लेबर चाहिए होती है, तो लेबर को आप जब काम दोगे तो उनके लिए क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। द टास्क फोर्स कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ड्यूरिंग द ईयर 2003 हैज़ आइडेंटिफाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन फॉलोइंग 3 कैटेगरीज। तो कहता है कि जो टास्क फोर्स ने क्या किया था, कॉन्स्टिट्यूट, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूट किया था, हमने अभी जो पहले डिस्कस किया था, इस टास्क फोर्स को किसने कॉन्स्टिट्यूट किया था, किसने बनाया था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया था। क्यों बनाया था, ऑन क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, कि ताकि आप यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सको, या लोगों के लिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सको, लोग अपना बिजनेस खुद स्टार्ट कर सके। तो इनकी अपॉर्चुनिटीज़ को जनरेट करने के लिए कौन सी ईयर में बनाया था, 2003 में बनाया था। हैज़ आइडेंटिफाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन द फॉलोइंग 3 कैटेगरीज। तो इन्होंने ये ऑब्जर्व किया, या इनको ये पता चला कि 3 ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ब्राइट है। कौन कौन से हैं, यहाँ पे पहला इन्होंने बोला कि अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात करोगे, यहाँ पर कितना परसेंट एम्प्लॉयमेंट की जनरेशन का हमारे पास चांस है, 38.17% है। अगर आप वेजेस एम्प्लॉयमेंट की बात करोगे, जो मतलब लोग लेबर के हिसाब से काम करते हैं, वहाँ पर कितना है, 45.18% है। और रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयड गवर्नमेंट जॉब्स की बात करोगे आप, तो यहाँ पे कितना है, 16.65%। ठीक है, तो इन्होंने टास्क फोर्स ने बताया कि इन अलग अलग तीनों सेक्टर्स में इतना इतना पोटेंशियल है कि इतने की ये यहाँ पर जॉब्स या एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं, आगे पढ़ते हैं। ओके, तो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इसमें हम देखेंगे कि क्या होता है स्पेशल इंडस्ट्री इनिशिएटिव्स, यानी कि हमारी यूटी में ऐसे कौन कौन से इनिशिएटिव्स लिए गए हैं जिससे हमारे यहाँ पर इंडस्ट्रियल सेक्टर को जो है बूस्ट मिले। चलो देखते हैं। जम्मू एंड कश्मीर हैज़ अ लार्ज टैलेंट पूल ऑफ यूथ हु आर वेल एजुकेटेड बट आर अनएबल टू फाइंड एम्प्लॉयमेंट ड्यू टू लैक ऑफ सॉफ्ट स्किल्स और लैक ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। देखो बेटा, यहाँ पर ये बोल रहा है कि जम्मू कश्मीर में टैलेंट की कोई कमी नहीं है ना। यहाँ के जो यूथ है उसके पास ऐसा नहीं कि टैलेंट की कमी है, बहुत टैलेंटेड यूथ है, पर दिक्कत कहाँ पे आ रही है कि हमारे यहाँ पर स्किल्स नहीं है बच्चों के पास। स्किल्स कौन कौन से नहीं है, स्किल्स नहीं है, सॉफ्ट स्किल्स। सॉफ्ट स्किल्स कौन से होते हैं बेटा, आपके जो कम्युनिकेशन स्किल्स होते हैं ना, आप कम्युनिकेट करते हो जिससे, वो स्किल्स नहीं है। किसी के साथ आपको इंटरेक्ट करना है, वो स्किल्स नहीं है। प्लस उसके अलावा आपके पास और क्या नहीं है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग नहीं है आपके पास। जो है कोई काम करना है, कोई टेक्निकल काम करना है, कुछ भी ऐसी चीज़ करनी है, उसके लिए प्रैक्टिकली ट्रेनिंग नहीं होती है। खाली बच्चे यहाँ पे थ्योरेटिकल चीज़ें ही पढ़ते रहते हैं, प्रैक्टिकली ट्रेनिंग नहीं लेते हैं, है ना। तो ये दिक्कत है यहाँ पर। टू इंगेज द यूथ, वन इनिशिएटिव could be to identify 10-20 companies across industry sector to partner with an education institution and run special training programs to enhance employment of 8,000 youth per annum in Jammu and Kashmir over a 5-year पीरियड। तो कहता है इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, कुछ 10-20 कंपनीज को पिन पॉइंट करना पड़ेगा ना, कुछ आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। 10-15 या 10-20 कंपनीज बोल दो आप, इनको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा जो क्या करें, जो मतलब इस तरह से काम करें कि हम कोलैब करें हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के साथ, है ना, उनके साथ मिलकर काम करें। और क्या करें, कुछ स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, कुछ स्पेशल ट्रेनिंग इनिशिएटिव्स लें, सो डैट क्या हो कि वो ऐसा कुछ ट्रेनिंग दें हमारे यूथ को कि हमारा अप्रॉक्सीमेटली लगभग 8,000 यूथ जो है पर ईयर उनको क्या हो, जॉब मिलना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, उनको एम्प्लॉयमेंट मिलना स्टार्ट हो जाए। समझ आया बेटा मेरा, मेरी बात कहने का मतलब क्या है। देखो, कहने का सिंपल यहाँ पे मतलब ये है कि अब हमारे को ना यहाँ पर एक चीज़ करनी पड़ेगी, और वो चीज़ ये है कि हम लोगों को अब ऐसी कंपनीज़ को ढूंढना पड़ेगा जो क्या हों, जो एक्सपर्ट हों ट्रेनिंग देने में। ठीक है, ऐसे 15-20 हमें कंपनियों को क्या करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, और उन कंपनी के साथ फिर क्या करना पड़ेगा, कोलैब करवाना पड़ेगा अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का, सो डैट वो क्या करें, हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में जाकर हमारे जो बच्चे हैं, हमारा जो यूथ है, उनको ट्रेनिंग देना स्टार्ट करें।
ठीक है, उनको इस काबिल बनाएं कि उनको अपनी जो है जॉब जो है वो खुद ही मिल जाए, उनको स्किल्स दें, जो हमने स्किल्स की बात की ना कि कमी है, वो स्किल्स ये लोग प्रोवाइड करें। ठीक है, आगे क्या कहते हैं, दिस वुड हेल्प दिस विल हेल्प 40,000 यूथ इन जम्मू एंड कश्मीर बिकमिंग एम्प्लॉयमेंट इन वेरियस सेक्टर अक्रॉस इंडिया। तो इसकी वजह से क्या होगा, अप्रॉक्सीमेटली 40,000 से ज़्यादा जो बच्चे होंगे उनको ये एबिलिटी मिलेगी, उनके पास ये काबिलियत आएगी कि वो क्या कर सकेंगे, अपनी जो एम्प्लॉयमेंट है अपने आप की जो नौकरी है वो ढूंढ पाएंगे अगर वो पूरे इंडिया में घूमना स्टार्ट करेंगे। अब देखो इसमें भी एक चीज़ समझनी पड़ेगी, अगर वो ट्रेनिंग करके जम्मू कश्मीर में ही बैठ जाएंगे और बोलेंगे कि जम्मू कश्मीर में ही हमको जॉब चाहिए, तो उसमें भी फिर मुश्किल होगा, है ना। उनको फिर इंडिया के लिए निकलना पड़ेगा, इंडिया से बाहर भी निकलना पड़ेगा। समझ आई मेरी बात। चलो आगे देखते हैं। दिस कुड बी ऑपरेशनलाइज थ्रू अ स्कीम टू बी एग्जीक्यूटेड इन पीपीपी मोड विद 50-50 कॉस्ट शेयरिंग बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द प्राइवेट सेक्टर। तो कहता है इसको कैसे करना पड़ेगा, इसको ऑपरेशनलाइज अगर करना है हमारे को, इसको सक्सेसफुल करना है, इसको एग्जीक्यूट कैसे करना पड़ेगा, हम लोगों को पीपीपी मॉडल पे काम करना पड़ेगा। पीपीपी मोड क्या होता है, पीपीपी मोड होता है बेटा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, यानी कि गवर्नमेंट की और प्राइवेट सेक्टर की पार्टनरशिप होगी। ठीक है, और इसमें क्या होगा, 50-50 कॉस्ट शेयरिंग होगी, जो भी खर्चा आएगा वो 50-50% आएगा। ठीक है, बिटवीन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, मतलब कहने का सिंपल सा मतलब हुआ, जो मैंने अभी आपको बताया कि प्राइवेट सेक्टर को आप ढूंढ के लाओ, एजुकेशन के सेक्टर में जाके काम करे बच्चों को स्किल्स से, तो ये कैसे काम करेगा, आपको पीपीपी मॉडल पे काम करना पड़ेगा। और पीपीपी मॉडल क्या होता है, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप मॉडल। ठीक है, इसमें क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों मिलकर काम करते हैं किसी एक मतलब टारगेट को अचीव करने के लिए। ठीक है, और यहाँ पर ये किस तरह से काम करेगा, वो करेगा 50-50% के हिसाब से या 50-50 रेशो के हिसाब से। आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे पीपीपी का इन्होंने बताया कि क्या होता है, पीपीपी इज़ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इन विच प्राइवेट एंटरप्राइज हेल्प द गवर्नमेंट टू अंडरटेक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बाय शेयरिंग प्रॉफिट। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो प्राइवेट सेक्टर होता है वो हेल्प करता है गवर्नमेंट सेक्टर को, किस तरह से उनकी मदद करता है, उनका साथ देता है डेवलपमेंट पर्पसेस में, और उसके बदले उनको क्या मिलता है, शेयर मिलता है कुछ प्रॉफिट में। ठीक है, the government of Jammu and Kashmir has been encouraging PPP investment in tourism sector, which involve investment infrastructure used by tourists and earning revenue through levy of used by tourists and earning of PPP based investment in sky view ropeway at Patnitop in Udhampur district of Jammu Kashmir। तो कह रहा है कि ये देखो हमारी जम्मू एंड कश्मीर की गवर्नमेंट जो है ना वो ऑलरेडी इस पर काम कर रही है। ठीक है, पीपीपी मॉडल पर ऑलरेडी जो है काम कर रही है, अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से जो इस पर काम किया जा रहा है। टूरिज़्म में भी जो है इसमें काम किया जा रहा है। अगर टूरिज़्म सेक्टर की बात करो, आप जब पत्नी टॉप जाओगे वहाँ पर ना रोप वे है, तो उस पर भी जो है ये गवर्नमेंट और जो प्राइवेट सेक्टर है उन दोनों जो मिलकर जो है कुछ काम कर रहे हैं उधमपुर में, जो बात है। ठीक है, आगे बात करते हैं। टूवर्ड एम्प्लॉयमेंट इनिशिएटिव्स क्या है, एनवायरमेंट इनिशिएटिव्स में क्या करेंगे यानी कि जब हम बात करेंगे कि एम्प्लॉयमेंट की जो इनिशिएटिव्स कैसे कैसे जो हैं कि लिए जा सकते हैं, यहाँ पर देखो, द गवर्नमेंट इज़ टेकिंग ऑल पॉसिबल स्टेप्स एंड मेकिंग ऑल पॉसिबल एफर्ट्स इन प्रोवाइडिंग गेनफुल एम्प्लॉयमेंट टू द यूथ ऑफ द यूटी। तो गवर्नमेंट हमारे हर मुमकिन कोशिश कर रही है, हर पॉसिबिलिटी पे काम कर रही है, सो डैट क्या हो, हमारा जो यूथ है जम्मू कश्मीर का उसके लिए नौकरियां जनरेट हो। अंडर ऑल दीज सर्कमस्टेंसेज possibilities have to be explored for absorbing the youth by way of creating एक सेकेंड, क्रिएटिंग, अच्छा ये अलग से लिख दिया, क्रिएटिंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड वर्क अपॉर्चुनिटीज़ इन द प्राइवेट सेक्टर एज वेल। तो कह रहे हैं कि अब इसमें क्या है, गवर्नमेंट इस पॉसिबिलिटी पर भी काम कर रही है कि क्या हो, सब सर्कमस्टेंसेस पे काम कर रही है ना। देखो हर चीज़ पे काम करने की कोशिश करिए, हर तरीके से जो है उनके लिए, जो हमारा यूथ है उनके लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, इस तरीके पे काम कर रहे हैं। तो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर, दोनों पे काम कर रहे हैं। ठीक है, आगे क्या क्या बोल रहे हैं, आगे बोलते हैं द फॉलोइंग मेजर्स हैव बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट। और ये जो हम अब पढ़ने जा रहे हैं आगे मेजर्स, इनको जो है हमारी गवर्नमेंट ने लिया है या अपनाया है ताकि ये सब अचीव कर पाएँ जो हमने अभी तक डिस्कस किया है। चलो देखते हैं आगे क्या है। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पहला है, देखते हैं इसमें क्या है। ए पर्सन इज सैड टू बी सेल्फ एम्प्लॉयड व्हेन ही और शी अर्न हिज
और हर इनकम डायरेक्टली फ्रॉम कस्टमर्स, क्लाइंट्स और अदर ऑर्गेनाइजेशंस। तो एक इंसान को सेल्फ एम्प्लॉयड कब बोला जा सकता है? जब वो अपना पैसा डायरेक्टली कमाए, किसी पर डिपेंडेंट ना हो, कोई उसको पैसा नहीं दे रहा हो, उसके अपने क्लाइंट्स हो, उसके अपने कस्टमर्स हो, उनसे डायरेक्टली उसको प्रॉफिट हो रहा हो या उसको डायरेक्टली उसके जो है उसके पैसे मिल रहे हो। ठीक है, ए सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन इज़ नॉट द एम्प्लॉय ऑफ एनी वन बट वर्क फॉर हिमसेल्फ और हर सेल्फ। तो वो अपने लिए ही काम करता है, किसी का एम्प्लॉय नहीं होता है। ए सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन ओन्स the assets of his or her own businesses. It is argued by many that if a person contribute his own labor but physically and mentally, both physically and mentally, to his own enterprise or business rather than work for someone else, then being self-employed is likely to be better for him. तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि एक सेल्फ एम्प्लॉय जो पर्सन होता है, जो इंसान होता है, वो क्या करता है, वो उसके अपने एसेट्स होते हैं, है ना, उसके अपने एसेट्स होते हैं, अपने बिज़नेस के, अपना बिज़नेस होता है, अपने एसेट्स होते हैं। मतलब उसका प्रॉपर एक अगर ऑफिस होगा, उसमें से बैठकर वो काम करता होगा, तो उसका ऑफिस अपना होगा, उसमें ऑफिस में पड़ा हुआ हर सामान उसका अपना होगा, उसका वो यूज़ करता होगा अपने बिज़नेस के लिए, है ना। वो अपने फिज़िकल और मेंटल हेल्थ जो स्ट्रेंथ है या फिर एफर्ट्स हैं, फिजिकल एफर्ट हैं या मेंटल एफर्ट्स, दोनों एफर्ट्स आप यूज़ करते हो ना, कुछ बिजनेस करते हो तो फिजिकल भी करते हो और मेंटल भी करते हो। तो वो दोनों किसके लिए करता होगा एफर्ट्स के? वो अपने बिजनेस के लिए करता होगा, अपने एंटरप्राइज के लिए करता होगा, रैदर देन किसी और के लिए काम करने के लिए। तो ये उसके लिए क्या होगा, ज़्यादा बेटर होगा। अगर एक इंसान ऐसा कर सकता है तो उसके लिए ज़्यादा बेटर है ये। ठीक है, फॉर अ लॉन्ग टाइम governments all over have been trying to popularize the idea of people being self-employed instead of trying to get a job. तो काफ़ी टाइम तक ना गवर्नमेंट्स ये ट्राई करती रही, बहुत जगह की गवर्नमेंट्स, आप डिफरेंट स्टेट की गवर्नमेंट्स जो हैं ये ट्राई करती रही कि लोग जो हैं वो इस माइंडसेट से बाहर निकलें कि उनको सिर्फ गवर्नमेंट जॉब से चाहिए। तो उनको गवर्नमेंट जॉब्स के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर में भी जो अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, गवर्नमेंट लोगों को ये अवेयर करने में काफ़ी प्रयास करती रही। ठीक है, गवर्नमेंट्स हैव ट्राइड टू परसुएड पीपल दैट इट इज़ बेटर टू स्टार्ट अर्निंग इनकम बाय इनिशिएटिंग अ बिजनेस। मैनी स्कीम्स एम्ड एट encouraging this trend have been launched and are being run by the government to make what employment more widespread. देखो यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, कह रहा है कि गवर्नमेंट ना काफ़ी ट्राई करती रही ताकि लोगों को ये समझाया जा सके, मनाया जा सके कि ये बेहतर है। क्या बेहतर है कि आप क्या करना स्टार्ट करो, इनकम जो है अपने बिजनेस से अपनी इनकम जनरेट करना स्टार्ट करो। ठीक है, अपने बिजनेस से अपने पैसा जो है कमाना स्टार्ट करो। और इस पर्पज़ के लिए गवर्नमेंट ने काफ़ी स्कीम्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस की। ठीक है, सो डैट लोगों को क्या हो, एंकरेजमेंट मिले उनको और वो अपना बिजनेस जो है वो लॉन्च कर सके। ठीक है, उसके बाद क्या कहते हैं कि इससे क्या होगा, इसकी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी और इसको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को जो है वाइड स्प्रेड करने के लिए और फैलाने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ स्कीम्स लाई। और वो स्कीम्स क्या थी जो हम अभी पढ़ेंगे आगे, कौन कौन सी हैं। जम्मू एंड कश्मीर यूटी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम पहली ये है। इसमें क्या है, अंडर दिस स्कीम अ पर्सन इज़ प्रोवाइडेड फाइनेंशियल हेल्प बाय स्टार्टिंग अ बिजनेस। तो इस स्कीम के अंदर क्या होता है, किसी भी इंसान को ना फाइनेंशियल हेल्प दी जाती है, उसको लोन दिया जाता है, सब्सिडी वाला लोन दिया जाता है। ठीक है, जिससे क्या होता है कि वो इंसान क्या होता है, उसको जो इंटरेस्ट होता है वो हो सकता है थोड़ा कम हो जाए, है ना, उसके इंटरेस्ट में सब्सिडी मिल जाएगी उसको खाली क्या करना पड़ेगा, फिर प्रिंसिपल अमाउंट जो होगी वो देनी होगी, बाकी जो उसका इंटरेस्ट होगा वो उसको माफ़ हो जाएगा। तो ऐसी स्कीम्स होती हैं कुछ। बैंक लोन्स पे है, देखो मार्जिन मनी में है, कैपिटल सब्सिडी है। देखो कैपिटल सब्सिडी भी एक चीज़ होती है जिसपे क्या होता है कि आप जो पैसा ले रहे हो गवर्नमेंट से, है ना, गवर्नमेंट उस पर आपको सब्सिडी देती है, हो सकता है आपको ज़्यादा क्या करेगी, पैसा दे देगी। ठीक है, इसके अलावा क्या होगा, इंटरेस्ट पे सब्सिडी होगी, जो आपने इंटरेस्ट देना है उस पर सब्सिडी हो जाएगी। आर सम फीचर्स ऑफ दिस स्कीम। द एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट रन्स दिस स्कीम एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो इनको कौन से लेवल पे जो एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट हमारा रन करता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर करता है। फिर आगे क्या कहता है, फाइनेंसिंग स्कीम्स फॉर इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट ऑफ वीकर सेक्शंस। तो अब कुछ ऐसी स्कीम्स हैं जो हमारी वीकर सेक्शन है सोसाइटी की, उनको अपलिफ्ट करने के लिए। कैसे, द स्कीम इज़ रन बाई शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, बैकवर्ड क्लास डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। तो इनके द्वारा जो है इन स्कीम्स को रन किया जाता है। ठीक है, ये हमने अभी कौन कौन सी कॉर्पोरेशन की बात की है, एससी कॉर्पोरेशन की, एसटी कॉर्पोरेशन की, बैकवर्ड क्लास कॉर्पोरेशन, है ना, ये सब मिलकर करती हैं। द कॉर्पोरेशन इज एंगेज्ड इन प्रोवाइडिंग डिफरेंट सब्सिडीज टू द नोटिफाइड क्लासेस एज मेंशन अबव।
तो अब ये जो कॉरपोरेशंस हैं ये इन किस चीज़ में इंगेज हैं, इनका काम क्या है? इनका काम ये है कि ये अलग अलग टाइप की सब्सिडीज़ दे पाएँ किनको, ये जो हमने सब जो नोटिफाइड क्लासेस को ऊपर डिस्कस किया ना, ये सब क्लासेस, चाहे शेड्यूल कास्ट है, चाहे आपके शेड्यूल ट्राइब है, चाहे बैकवर्ड क्लास है, तो इन सब को क्या कर पाएँ, इन सब को इंगेज कर पाएँ, है ना। इन सबको क्या दे पाएँ, सब्सिडी दे पाएँ, सॉरी इंगेज नहीं कर पाएँ, तो इन सबको सब्सिडी दे पाएँ। समझ आ गई मेरी बात। उसके बाद आगे क्या बोलते हैं, आगे कहता है एंड हेल्प पीपल बिलोंगिंग टू दीज कम्युनिटीज टू सेटअप देयर बिजनेस यूनिट। और सब्सिडी दे के क्या हो, ये लोग जो हैं अपना बिजनेस जो है वो स्टार्ट कर पाएँ, उनकी ये मदद हो जाए कि उनको पैसे मिल गए, उनको सब्सिडी मिल गई, तो अब वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर पाएँ। ठीक है, तो वीकर सेक्शन की जो इस तरह से मदद हो जाएगी कि वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर लेंगे और इकोनॉमिकली क्या होगा, वो उनके अपलिफ्टमेंट हो जाएगी। अच्छा आगे बात करते हैं, वर्क शेड कम हाउसिंग फॉर, हाँ देखो, या तो वर्क शेड या उसके अलावा क्या, या हाउसिंग फॉर हैंडीक्राफ्ट आर्टिशियंस। तो कहता है स्कीम इज़ डिज़ाइन टू इम्प्रूव द वर्किंग कंडीशन ऑफ द आर्टिशियंस। तो कहता है जो आर्टिसंस होते हैं ना हमारे, उनकी जो वर्किंग कंडीशंस हैं उसको ठीक करना, उसको इम्प्रूव करना, ये स्कीम इसके लिए काम करती है। इम्प्रूवमेंट ऑफ क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी इज़ आल्सो पार्ट ऑफ द स्कीम। अब क्वालिटी जो आर्टिशियन बना रही है, कोई काम, कोई प्रोडक्ट बना रहा है, उसकी क्वालिटी है ना, उसकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करना, ये भी जो है स्कीम का ही पार्ट है। समझ आई मेरी बात। आर्टिशियंस कौन होते हैं, जो किसी मतलब हाथ से किसी कला वाली चीज़ को बनाते हैं, है ना, कोई ऐसी चीज़ बनाते हैं जिसमें आर्ट चाहिए होता है, दिमाग चाहिए होता है, जिसमें क्या चाहिए होता है आपको, अब ये समझ लीजिए कि जिसमें स्किल्स चाहिए होते हैं, तो ऐसे इंसान को क्या बोलते हैं, आर्टिशियंस। तो अब वो इंसान जो आर्टिशियन है, उसको उसकी क्वालिटी, उसका काम की क्वालिटी इंक्रीज़ हो, उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो, ये भी इसी स्कीम में का एक हिस्सा है। कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्क शेड एंड हाउसिंग फैसिलिटी आर फॉर आर्टिशियन इज़ कवर्ड इन दिस स्कीम। तो ये दोनों काम, जो वर्क शेड है, जहाँ पे काम करना, उसके लिए कोई शेड होगा, या आपका हाउस बनाना, ये फैसिलिटीज़ भी क्या हैं जो आर्टिशियंस के लिए इस स्कीम में कवर हैं। आगे बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। तो प्राइम मिनिस्टर का एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम एक और स्कीम है, मतलब जो प्राइम मिनिस्टर की तरफ से आया था कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना। ठीक है, दिस स्कीम इज़ अवेलेबल फॉर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू प्रोजेक्ट्स। तो ये स्कीम किसके लिए अवेलेबल है, आपने अगर नए प्रोजेक्ट्स जो हैं उनको इस्टेब्लिश करना, उनको स्टार्ट करना, उसके लिए। ठीक है, द स्कीम हैज़ बीन लॉन्च इन अर्बन एज वेल एज इन रूरल एरियाज फॉर जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट बाय सेटिंग अप यूनिट्स इन दी मैन्युफैक्चरिंग एज वेल एज सर्विस सेक्टर। तो ये दोनों ही जगह, अर्बन की बात कर लो या फिर रूरल की बात कर लो, शहर की बात कर लो या फिर गांव की बात कर लो, दोनों ही जगह के लिए ये स्कीम है। और इसका मोटिव क्या है, इसका मोटिव ये है कि हम क्या करें, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें दोनों ही सेक्टर्स में, चाहे आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात कर लो, चाहे आप सर्विस सेक्टर की बात कर लो, तो इन दोनों सेक्टर्स में क्या कर सकें, हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकें। आगे क्या कहते हैं, JNK रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। तो एक ये प्रोग्राम है, इसमें क्या है, JKREGP, एक सुनिएगा इसमें, टू हार्नेस एंड डाइवर्ट द एनर्जी एंड एंथुसियाज्म ऑफ द यूथ ऑफ UT ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। कहता है कि एक आप इसको इस तरह से देखिए कि हमारे जम्मू कश्मीर का जो यूथ है ना, वो बहुत एनर्जेटिक है। ठीक है, उसमें बहुत एंथुसियाज्म है, बहुत उत्सुकता है, क्या, किस बात के लिए, कि वो मतलब एनर्जेटिक है, मतलब अपने काम करने के लिए। तो ऐसे बच्चों के लिए क्या करना है, हमको एक नई स्कीम लानी है। और स्कीम कैसी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए क्रेडिट लिंक सब्सिडी प्रोग्राम। तो एक क्रेडिट लिंक सब्सिडी प्रोग्राम क्या होता है बेटा, देखो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि आप यहाँ पे ये समझ लीजिए कि गवर्नमेंट क्या क्या करती है, गवर्नमेंट यहाँ पे ये करती है कि आपको एक टाइप से ना लोन देती है। ठीक है, लोन देती है पर उस पर सब्सिडी दे देती है, उसका इंटरेस्ट माफ़ कर देती है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। ठीक है, तो उस पर सब्सिडी दे दी। तो ऐसी स्कीम्स आएँ, तो ऐसी स्कीम्स जब आएंगी तो इससे क्या होगा, हमारा बेनिफिट होगा। और ये JKREGP जो है, जो हमने पढ़ा है, ये इसी स्कीम्स में से एक है। ठीक है, तो कहता है कि नेमली JKRP हैज़ बीन लॉन्च इन ईयर 2020 अंडर द प्रोग्राम। तो इसी प्रोग्राम के अंडर ये जो था, ये JKRPG जो है, इसको लॉन्च किया गया इन ईयर, कौन से ईयर में, 2020 में। अंडर दिस प्रोग्राम डिफरेंट स्कीम्स हैव बीन इंट्रोड्यूस फॉर वेरियस इंडस्ट्रियल ग्रुप्स फॉलिंग अंडर इट्स प्रीव्यू। तो इसी स्कीम के अंदर काफ़ी ज़्यादा जो थे, क्या किया गया, अलग अलग जो है स्कीम्स को लॉन्च किया गया, जो कि क्या हो, इंट्रोड्यूस फॉर द इंडस्ट्रियल ग्रुप फॉलोइंग दिस। तो मतलब अलग अलग इंडस्ट्रीज़ के लिए
जो जो इस के प्रीव्यू में फॉल करती थी, जो इसके एरिया में फॉल करती थी, उनके लिए क्या किया गया, अलग अलग स्कीम्स को लॉन्च किया गया। देखो दीज स्कीम्स क्या करती हैं कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू दी अनएम्प्लॉयड एजुकेटेड। तो ये क्या करती हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो होती हैं ना, जो हमारा यहाँ का क्या अनएम्प्लॉयड यूथ है, एजुकेटेड यूथ है, उसके लिए जनरेट करती हैं। ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट करती हैं। समझ आ गई बेटा? देखो यहाँ पे इसको थोड़ा सा, मैंने आपको लगता है कि मैंने थोड़ा जल्दी बढ़ा दिया, इसको थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। एक सेकेंड, हाँ सुनो यहाँ क्या बोल रहा है। कह रहा है कि जम्मू कश्मीर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, एक प्रोग्राम जम्मू कश्मीर में बनाया गया है जिसका नाम है रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। तो इसका रीज़न क्या है बनाने का, इसका मोटिव क्या है, टू हार्नेस एंड डाइवर्ट द एनर्जी एंड एंथुसियाज्म ऑफ यूथ ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ए न्यू क्रेडिट लिंक सब्सिडी प्रोग्राम नेमली JKREGP हैज़ बीन लॉन्च इन द ईयर 2020। तो इसके लिए एक प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था, जो हमारा यहाँ का यूथ है उसके लिए एक प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था 2020 में, जो प्रोग्राम क्या उसका नाम क्या था, वो मतलब कौन से टाइप का था, वो टाइप था ए न्यू क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी प्रोग्राम, मतलब लिंक्ड क्रेडिट लिंक सब्सिडी प्रोग्राम था वो। क्रेडिट लिंक सब्सिडी प्रोग्राम जहाँ पर आपको लोन वगैरह दिया जाता है, मैं फिर से बता रहा हूँ, और उस पर उसके इंटरेस्ट वगैरह पे सब्सिडी लगा दी जाए, फॉर एग्जांपल। ठीक है, नेमली JKRP हैज़ बीन लॉन्च इन द ईयर 2020। अंडर दिस प्रोग्राम डिफरेंट स्कीम्स हैव बीन इंट्रोड्यूस फॉर वेरियस इंडस्ट्रियल ग्रुप्स। तो इस प्रोग्राम के अंडर क्या किया गया, अलग अलग जो इंडस्ट्रियल ग्रुप्स थे, अंदर अलग अलग टाइप की जो इंडस्ट्री थी, उनके लिए अलग अलग टाइप्स की स्कीम्स को क्या किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, दीज स्कीम्स इन वैसे अच्छा, और ये स्कीम्स का क्या पर्पज़ था, इन स्कीम्स का यही पर्पज़ था कि हमारे यहाँ पर क्या हो सके, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सके। हमारा यहाँ पे जो अनएम्प्लॉयड यूथ है, जो बेरोज़गार युवा है हमारा यहाँ का, उनके लिए क्या हो, एम्प्लॉयमेंट की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो जनरेट हो सकें। वो किस स्कीम का जो मोटिव था, वो स्कीम का मोटिव था ये वाली का, ए न्यू क्रेडिट लिंक्स सब्सिडी प्रोग्राम। ठीक है, समझ आ गया? आगे बात करते हैं। अच्छा, तो अब यहाँ पे हम बात करेंगे स्किल एम्पावरमेंट की। देखो पहले हमने किसकी बात करी थी, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की। ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की थी फर्स्ट जो था। अब सेकंड जो है हमारा वो है स्किल एम्पावरमेंट। स्किल एम्पावरमेंट में हम क्या देखते हैं, यहाँ पर कहता है कि गवर्नमेंट under this scheme the government is trying to provide necessary skills to the youth for making them employable and inculcating in them market related and required skills। तो इस स्कीम के अंडर क्या कर रही है हमारी गवर्नमेंट, ये कोशिश कर रही है कि जो नेसेसरी स्किल्स हैं, जो ज़रूरी स्किल्स हैं हमारे यूथ के लिए, जो हमारे यूथ के पास एक्चुअली में है नहीं है ना, उन बच्चों को वो स्किल्स दिए जाएं सो दैट क्या हो सके कि वो जॉब कर सके, उनको एक पर्टिकुलर जॉब मिल सके। फॉर एग्जांपल एक कोई पर्टिकुलर जॉब है, उसके लिए कोई एक स्किल चाहिए आपको करने के लिए, उस काम करने के लिए आपको एक स्किल चाहिए, तो बच्चों को ऐसे स्किल्स जो हैं वो हम दे पाएँ। ठीक है, जो जॉब के जो नेचर है उसके लिए जो स्किल भी रिक्वायर होगा वो बच्चों को हमने स्किल सिखा पाएँ, दे पाएँ उस स्किल्स। ठीक है, दीज स्कीम्स आर जॉब ओरिएंटेड एंड एम्फेसाइज ऑन प्लेसमेंट। तो इनका मेन फोकस क्या रहता है इन स्कीम्स का, कि बच्चों की प्लेसमेंट हो जाए। ठीक है, बच्चों को जब हम सिखाएं, उनका जब कोर्स खत्म हो, तो जैसे ही कोर्स खत्म हो उनकी प्लेसमेंट हो जाए। उनमें से कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है उड़ान और हिमायत, जो जम्मू कश्मीर यूटी में चलती है। कहता है बिसाइड अबव द गवर्नमेंट इज़ रनिंग मैनी एम्प्लॉयमेंट और स्किल रिलेटेड स्कीम्स अक्रॉस यूटी इन रेलिवेंट डिपार्टमेंट। तो इनके अलावा जो हमने ऊपर किए, इनके अलावा और भी कुछ स्कीम्स हैं जो हमारी जम्मू कश्मीर की जो गवर्नमेंट है वो चला रही है। ठीक है, आगे बात करते हैं, आगे क्या कहते हैं। तो जब हम बात करते हैं सेक्टोरल इनिशिएटिव्स टेकन बाय द गवर्नमेंट फॉर एम्प्लॉयमेंट, तो कौन कौन से सेक्टर्स में जो गवर्नमेंट ने हमारे इनिशिएटिव्स लिए हैं फॉर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, तो हम देखते हैं फर्स्ट कौन सा है, द हाईली लेबर इंटेंसिव livestock sector with its capacity to cater to the poor and absorb large number of skilled and unskilled workers is important to the Jammu and Kashmir economy। कहता है कि अगर हम लाइव स्टॉक सेक्टर की बात करें, लाइव स्टॉक सेक्टर कौन सा होता है, जो हम पालतू जानवर रखते हैं, जो पक्षी रखते हैं ना, मुर्गा वगैरह ये सब, तो इसको बोलते हैं लाइव स्टॉक सेक्टर। तो अब अगर हम इस सेक्टर की बात करें तो इस सेक्टर में बहुत ज़्यादा जो है कैपेसिटी है। ठीक है, बहुत ज़्यादा कैपेसिटी है।
ठीक, क्यों? क्योंकि इसमें हमें बहुत ज़्यादा लेबर जो है लगती है। ये अगर ये काम करने हैं इसमें हमारी काफ़ी ज़्यादा लेबर वगैरह लगती है, और अगर लेबर लगती है तो इसका मतलब एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। जितने ज़्यादा लोग काम कर रहे होंगे, जितनी ज़्यादा लेबर होगी, इतनी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी। तो इन कामों पर क्या हमारी गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए। जब हमारी गवर्नमेंट इन पे फोकस करेगी तो हमारे यहाँ का दोनों जो यूथ है, चाहे वो स्किल्ड यूथ है चाहे वो अनस्किल्ड यूथ है, दोनों ही क्या होंगे, उनको अब्जॉर्व हो जाएंगे इस सेक्टर में, है ना। अब्जॉर्व हो जाएंगे मतलब उनको जॉब मिल जाएगी, उस सेक्टर में जो है उनको नौकरी मिल जाएगी, पैसा कमा पाएंगे यहाँ से। और इसकी वजह से क्या होगा, साथ साथ में हमारे जम्मू कश्मीर की इकॉनमी भी जो है वो भी बेहतर होगी। With productivity increase, this activity has the potential to augment agriculture income। तो अगर यहाँ पर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी, अगर फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए आप पोल्ट्री फार्म का बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, अगर आपकी प्रोडक्टिविटी जो पोल्ट्री फार्म की है वो इंक्रीज़ हो, आपको वहाँ से ज़्यादा प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाए, वहाँ पे आप ज़्यादा आपकी मुर्गियाँ जो हैं या फिर आपके पास अंडों से ज़्यादा आपको प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाए, तो इसके साथ क्या होगा, जो आपकी एग्रीकल्चर इनकम है, जो जिस पर आप निर्भर हो, उसमें भी बढ़ोतरी हो जाती है ना। साथ साथ मतलब आपकी साइड इनकम होगी ना, साइड कहने का मतलब आपकी साइड इनकम होगी, तो आपकी इनकम जो ओवरऑल होगी वो इंक्रीज हो जाती है। आगे बात करता है द इंक्रीज पब्लिक इंटरेस्ट इन द पोल्ट्री सेक्टर emphasis on tackling disease and infertility in dairy, improvised agronomic practices for quality fodder production is specific area which will increase the employment potential of the sector and attract प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि देखो होता क्या है, होता ये है कि अगर आप बात करोगे पोल्ट्री फार्म वाले सेक्टर की, है ना, अगर आप बात किसकी करोगे, पोल्ट्री फार्म वाले सेक्टर की या पोल्ट्री सेक्टर की, पोल्ट्री सेक्टर होता है ना आपका जो मुर्गियों वाला सेक्टर, उसी की बात करें, तो कह रहा है कि अब यहाँ पर क्या है, लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड हो रहे हैं, पब्लिक इन्वेस्टमेंट ज़्यादा जा रही है, ठीक है। और अब पब्लिक इन्वेस्टमेंट ज़्यादा जा रही है, इसका मतलब लोग क्या है, ज़्यादा इसको ओपन कर रहे हैं। अब जब ज़्यादा ओपन करेंगे तो फिर बीमारियों का खतरा भी ज़्यादा होगा, तो अब हम लोगों को इस पर भी जो है थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि जो बीमारियां हैं उनके साथ हम क्या कर सकें, डील कर सकें, उनको रिड्यूस कर सकें। जो इनफर्टिलिटी होती है डेयरी में, ये भी एक प्रॉब्लम होती है डेयरी में कि इनफर्टिलिटी वाली, तो उसको हम क्या कर सकें, रिड्यूस कर सकें। उसके साथ साथ हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इम्प्रोवाइज़ करनी पड़ेगी अपनी एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस। एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस क्या होती हैं बेटा, आप जो इस लैंड मैनेजमेंट के साथ डील करती हैं, आपकी सॉइल मैनेजमेंट के साथ डील करती हैं, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाती हैं, आपके प्रोडक्शन के साथ डील करती हैं, है ना। तो अब क्या है, आपको अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे बात पर्टिकुलरली किसकी हो रही है, फॉडर की, क्वालिटी ऑफ फॉडर। फॉडर क्या होता है, जो आपका चारा होता है, मतलब आपके मवेशियों का चारा होता है, तो आपके मवेशियों के चारे की क्वालिटी भी इंक्रीज़ करनी पड़ेगी आप लोगों को। क्यों? सो डैट वो अच्छा खाएंगे तो अच्छी क्या होगी, आपकी प्रोडक्टिविटी होगी। अगर वो दूध दे रही है, कोई भैंस है, कोई गाय है, तो उसका अगर अच्छा चारा होगा तो उसकी दूध की क्वालिटी भी अच्छी होगी, तो उससे क्या होगा, आपको ज़्यादा जो होगा प्रॉफिट होना स्टार्ट होगा। तो इन सब चीज़ों पे हम लोगों को कोशिश करनी होगी, और इन सब चीज़ों पे जब हम फोकस करेंगे तो तभी जो प्राइवेट सेक्टर भी है वो इंटरेस्टेड होगा, वो भी इस सेक्टर में जंप करके अपना ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, रोल जो है अदा करेगा। आगे बात करते हैं, आगे क्या है यहाँ पर ये बोलता है, द टूरिज्म सेक्टर विद इट्स पोटेंशियल इन एम्प्लॉइंग पीपल अक्रॉस द स्किल स्पेक्ट्रम एंड पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज़ for other sectors like handicraft, handlooms and transport occupies an important place in the development and employment strategy of Jammu and Kashmir। तो टूरिज़्म सेक्टर हमारे यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना। अगर हम टूरिज़्म सेक्टर की बात करें तो इसमें बहुत पोटेंशियल है कि किस चीज़ का, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का, मतलब हमारे यहाँ पर एम्प्लॉइंग पीपल, एम्प्लॉइंग न्यू यूथ जो है, उनको उनके लिए अगर हम बात करें तो टूरिज़्म जो जम्मू कश्मीर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना। यहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं टूरिज़्म पर डिपेंडेंट हैं, और खाली टूरिज़्म पे डिपेंडेंट, जो डायरेक्टली डिपेंडेंट है उनकी बात नहीं हो रही है, इनडायरेक्टली भी उस पर बहुत सारे लोग डिपेंडेंट है। जैसे कि हमारे जो हैंडीक्राफ्ट वाले हैं, हैंडलूम्स वाले हैं, जो ट्रांसपोर्ट वाले हैं, है ना, ये सब टूरिज़्म पे डिपेंड है, कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली टूरिज़्म पे डिपेंड है, ठीक है। तो इस वजह से हमारा टूरिज़्म जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी जम्मू कश्मीर की इकॉनमी में। जम्मू कश्मीर के में चाहे आप बात कर लो उसके डेवलपमेंट में, चाहे एम्प्लॉयमेंट जो स्ट्रेटजी है उसमें, दोनों में जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। टू स्टार्ट विद द यूटी मस्ट पुट इन प्लेस अ पीपीपी पॉलिसी दैट विल
address land related concern in a particular manner for the tourism sector, especially in creating hotels एंड रिजॉर्ट्स। तो हमारे यहाँ पर ना एक बहुत बड़ी दिक्कत है, लैंड रिलेटेड कंसर्न्स होते हैं। अगर आपको टूरिज्म के रिलेटेड फॉर एग्जांपल आपको कोई रेस्टोरेंट बनाना है, आपको कोई होटल बनाना है, आप लोगों को कोई रिजॉर्ट बनाना है, तो लैंड को एक्वायर करना एक बहुत मुश्किल काम है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक पीपीपी पॉलिसी बनानी पड़ेगी। पीपीपी पॉलिसी अगेन कौन सी, प्राइवेट पब्लिक, जो मैंने आपको बताया था ना, तो पार्टनरशिप जो है प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के हिसाब से आपको एक पॉलिसी बनानी पड़ेगी, जिसमें आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको जो ये आपका मतलब एक कानूनी प्रोसेस है ज़मीन देने का, एक्वायर कोई कर रहा हो ज़मीन उसके लिए, तो उसको थोड़ा इजी कर लो ताकि लोगों के लिए ज़्यादा मुश्किल ना हो। द अदर इनिशिएटिव्स आर रेगुलर फ्लाइट कनेक्टिविटी डिफरेंट रीजन। अच्छा, तो दूसरा रीज़न यहाँ पर क्या है कि हमारे यहाँ पर ना रेगुलर जो फ़्लाइट की कनेक्टिविटी नहीं है। जो फ़्लाइट्स हैं यहाँ पर बाकी शहरों से, एक तो बाकी हर शहर से भी नहीं है, बहुत लिमिटेड शहर हैं जहाँ से डायरेक्टली जो हमारे यहाँ फ़्लाइट्स आती हैं, और जो कनेक्टिविटी है वो रेगुलर भी नहीं है, मतलब एक दिन आ रही है एक दिन नहीं आ रही, ऐसा चल रहा है। तो इसको जो है हम लोगों को ठीक करना पड़ेगा, टूरिज़्म को अगर हमें बूस्ट देना है, ठीक है। उसके साथ साथ और क्या है, डेवलपिंग टूरिस्ट सर्किट्स, ट्रेनिंग यूथ। तो ये सब काम करने पड़ेंगे, अपने यूथ को हमें ट्रेन करना पड़ेगा। ट्रेन किस पे करना पड़ेगा, हॉस्पिटैलिटी में, ठीक है, और एडवेंचर टूरिज़्म में। हमारे यहाँ पे एडवेंचर टूरिज़्म होता है, जैसे स्कीइंग हो गया या फिर स्केटिंग हो गया, ये सब चीज़ें हो रही है ना। तो इन सब चीज़ों में भी हमारे को जो यूथ है उसको ट्रेन करना पड़ेगा, हॉस्पिटैलिटी में उनको जो है ट्रेन करना पड़ेगा, ताकि वो क्या कर पाए, वो जो नए जो टूरिज़्म आ रहे हैं हमारे यहाँ पे उनको इस तरह से मोटिवेट कर पाएँ कि वो वापस जाकर लोगों को बताएं कि हाँ वहाँ पर जो है टूरिज़्म बहुत अच्छा है, वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, और इसकी वजह से क्या हो, और टूरिज़्म यहाँ पर आना स्टार्ट हो, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, एक इंटीग्रेटेड ऑनलाइन टूरिज़्म पोर्टल एक तैयार करना पड़ेगा, जहाँ पर लोग क्या हो, ऑनलाइन जाकर ही हमारे यहाँ पर अगर उनको कोई बुकिंग करनी है, उनको आना है, उनकी मतलब पूरी प्रॉपर उनके लिए सुविधा हो जाए, उनके लिए इजी हो जाए, वो घर पर बैठे बैठे ऑनलाइन ही वो कर पाएँ, ठीक है। तो एक पीपीपी मॉडल पर हमें क्या करना पड़ेगा, एक ऐसा ऑनलाइन पोर्टल बनाना पड़ेगा। तो ये कुछ हम लोगों को सुझाव हैं इन्होंने दिए हैं, जैसे एक आपको ऑनलाइन पोर्टल बना लो, अपने यूथ को जो है आप ट्रेन कर लो अपना एडवेंचरस एक्टिविटी के लिए या हॉस्पिटैलिटी के लिए, ये सब चीज़ें जो आप। इसके अलावा और क्या है, यहाँ इन्होंने बताया जो लैंड आपको एक्वायर करनी है वो मुश्किल होता है, उसको इजी कर लो। तो ये सब चीज़ें इन्होंने यहाँ पे बताई है टूरिज़्म सेक्टर में बूस्ट लाना हो। तो आगे देखते हैं। ओके बेटा, तो अब हम यहाँ पर ये देखेंगे, अब यहाँ हम देखेंगे तीसरा पॉइंट क्या कहता है यहाँ पर, कहता है द हैंडीक्राफ्ट सेक्टर इन जम्मू एंड कश्मीर ऑक्यूपाइज एन इंपॉर्टेंट प्लेस विद अ फाइन ट्रेडिशन ऑफ क्राफ्ट्समैन एम्प्लॉइंग 4 से 5 लाख आर्टिशियंस, 179 मेजर क्राफ्ट्स क्लस्टर एंड रेवेन्यू जनरेशन ऑफ ₹1000 करोड़ प्लस। तो कहता है कि हमारा भाई साहब जो हैंडीक्राफ्ट सेक्टर है ना, हैंडीक्राफ्ट सेक्टर ये माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त काम करता है जम्मू कश्मीर में, ठीक है। जम्मू कश्मीर में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्यों, यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। देखिए कितनी बताई यहाँ पे, 4 से 5 लाख आर्टिशियंस इसमें कंज्यूम होते हैं। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है यहाँ पर। इसमें बहुत ज़्यादा जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की कैपेसिटी है। उसके साथ साथ इसमें रेवेन्यू भी अच्छा खासा जनरेट होता है, जिससे जम्मू कश्मीर की इकॉनमी अच्छी हो सकती है। 1000 करोड़ प्लस जो है रेवेन्यू जनरेट होता है। तो इस वजह से हम लोगों को क्या करना चाहिए, इस सेक्टर में पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। पर इस सेक्टर जो है ना, देखो ये बहुत पहले से, बहुत टाइम से हमारा ये सेक्टर हम लोगों के लिए, हमारी स्टेट के लिए या हमारे यहाँ के लोगों के लिए काम कर रहा है। पर अब यहाँ पर ये थोड़ा अंडर परफॉर्म करना स्टार्ट हो गया है। अंडर परफॉर्म करना स्टार्ट क्यों हो गया है, उसके कुछ रीज़न्स हैं। रीज़न्स क्या हैं कि हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर का कोई एक पर्टिकुलर ब्रांड नहीं है जिससे लोग उसको पहचान सके, है ना, एक ब्रांड होना चाहिए। दूसरा क्या कि क्वालिटी चेक नहीं है। अगर आपको अब डुप्लीकेसी, आप यहाँ आए हो कोई सामान लेने के लिए, कोई कपड़ा लेना है आपने या शॉल लेना है पश्मीना का, तो बाहर से कोई इंसान आया, उसको नॉलेज नहीं है कैसा होता है, तो यहाँ पर उसको उसी जैसा मिलता जुलता कोई चिपका देंगे और बोलेंगे कि हाँ ये वही पश्मीना, और वो बेचारा उसके अच्छे खासे पैसे दे के चला जाएगा, उसको ठग दिया जाएगा। तो ऐसा कुछ चेक नहीं है कि इन चीज़ों को रोका जा सके। डिज़ाइंस भी बहुत एब्सोल्यूट हैं, लिमिटेड हैं, रिपीटेटिव हैं, है ना। और क्या, एक्सप्लॉयटेटिव मिडल मैन है, जो बिचौलिए हैं हमारे यहाँ पे, वो बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, रेट्स को दुगना तिगना कर देते हैं।
ठीक है। उसके बाद कंपटीशन इनका किसके साथ है हैंडीक्राफ्ट्स का, इनका कंपटीशन है मशीन मेड फैब्रिक के साथ, जो मशीन से फैब्रिक बन रहा है और वो बहुत फाइन होता है और एकदम बनता भी बहुत स्पीड से है, तो उनका कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा स्टिफ है। उसके अलावा और क्या है, बोथ द सेंट्रल एंड यूटी गवर्नमेंट हैव टेकन नंबर ऑफ इनिशिएटिव। तो हमारी दोनों ही, चाहे आप सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर लो चाहे आप यूटी की गवर्नमेंट की बात कर लो, तो दोनों बहुत सारे जो हैं इनिशिएटिव्स ले रहे हैं सो डैट क्या कर सकें, ये जो रुकावटें हैं, जो ये बॉटल नेक्स हैं, इनको हटाया जा सके। और इन्होंने क्या क्या किए, कुछ स्टेप्स कैसे लिए हैं, जैसे इन्होंने कारपेट का एक क्लस्टर बना दिया, कारपेट जो बनाने वाले होते हैं उनका एक क्लस्टर बना दिया श्रीनगर में, ठीक है। उसके अलावा क्या है, जोग्राफिकल इंडिकेशन दी हैं किसको, सुजनी एम्ब्रॉयडरी को। पहले देखो जोग्राफिकल इंडिकेशंस क्या होती हैं, बेटा देखो बेसिकली जीआई टैग्स होते हैं। ये किस लिए होते हैं, ये अगर एक स्पेसिफिक एरिया है वहाँ पर कुछ स्पेशलिटी है, कोई चीज़ वहाँ पर ऐसी चीज़ है जो बहुत मशहूर है, तो उनको वो चीज़ दे दी जाती है ताकि वो एक उसकी आइडेंटिटी बन जाए, ठीक है, और लोग उस चीज़ से पहचान सकें उसको। इससे प्रमोशन भी होती है प्लस लोगों को भी पता होता है कि अगर इस पर जीआई टैग है तो ये ओरिजिनल होगी, ठीक है। तो ये यहाँ पर हमने बात कर ली, जीआई टैग वगैरह दे दिए सुजनी एम्ब्रॉयडरी को। सुजनी एम्ब्रॉयडरी क्या हुई, ये 100 सवा 100 साल पुरानी ना एक टेक्निक है, जो नीडल से कपड़ों पे डिज़ाइन बनाया जाता है कुछ इस तरीके से, ठीक है। उसके अलावा और किसको दिया, पश्मीना को दिया गया है, और क्या क्या कानी को दिया गया है, कानी शॉल्स को दिया गया है, इन सबको जीआई टैग्स दिए गए हैं। उसके अलावा ये कहता है कि हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पर स्किल डेवलपमेंट स्कीम्स चलानी चाहिए, किसके लिए, क्राफ्ट्समैन के लिए। ऐसी स्कीम्स चलनी चाहिए जिनसे उनका स्किल जो है वो भी डेवलप हो। चलिए ठीक है, आगे चल के देखते हैं आगे क्या है। आगे ये कहता है द रोल ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस MSME इन सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इज़ वेल इस्टेब्लिश। तो कहता है कि जो हमारे MSME होते हैं, MSME मतलब ऐसे कंपनी समझ लो, ऐसे इंडस्ट्री समझ लो जो या तो माइक्रो होंगी, है ना, या तो माइक्रो होंगी, माइक्रो मतलब बहुत छोटी, या स्मॉल होंगी या मीडियम होंगी, माइक्रो स्मॉल से भी छोटी, या स्मॉल या मीडियम। तो ऐसी एंटरप्राइजेस जो होती हैं ना, उनका अगर आप कहीं पर भी जाके देखोगे, किसी भी जगह जाके देखोगे, तो उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है वहाँ पर। अगर आप बात करोगे इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से, मतलब पैसा कमाने से के हिसाब से, या तो आप उससे दूसरी बात कर लो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन से, तो दोनों ही चीज़ों में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, ठीक है। दोनों चीज़ों में ये दोनों जो हैं, ये माइक्रो MSME जो हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं कि ये इंपॉर्टेंट रोल तो प्ले करती है, पर जब हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो यहाँ पर ये अच्छा नहीं कर रही है। यहाँ पर ये जो सेक्टर है MSME जो है, यहाँ पर अपना जो है 100% नहीं दे पा रहे हैं। क्यों, द सेक्टर हैज़ नॉट डन वेल इन यूटी ड्यू टू नंबर ऑफ रीजंस। बहुत सारे रीजंस हैं, हम देखते हैं नंबर्स ऑफ रीजंस क्या क्या है, अलग अलग जो रीजंस हैं यहाँ पर क्या क्या है। कहता है इंक्लूडिंग क्या है, इनएडिक्वेट लोकल डिमांड। जो यहाँ पे लोकल डिमांड है ना, वो भी कोई ज़्यादा नहीं है, ठीक है, इनएडिक्वेट है। पुअर क्रेडिट फ्लो, तो जो यहाँ पर क्रेडिट फ्लो है, क्रेडिट फ्लो मतलब जो लोन वगैरह देने की फैसिलिटी हैं, वो भी जो है अच्छी नहीं थी, अभी तक नहीं थी। अब आगे ये पहले की बात हो रही है थोड़ा, ठीक है, अच्छी नहीं थी। उसके अलावा क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम मार्केट से भी इनका जो है दूरी काफ़ी होती है। और यहाँ पर कैसे एरिया जो है हमारे फॉर फ्लंग्स एरिया होते हैं, रोड की कनेक्टिविटी अच्छी नहीं थी, तो वो भी एक क्या था, प्रॉब्लम थी। शार्प फोकस ऑन, अच्छा देखो अब आगे देखते हैं, शार्प फोकस ऑन इम्प्रूविंग एक्सेस टू फाइनेंस बाय रिवाइविंग द जम्मू एंड कश्मीर डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन JKDFC, increasing the scope of Prime Minister's Employment Generation Employment Guarantee Program PMEGP and purchase preference in government procurement will help the revival of this sector in Jammu and Kashmir। तो कहता है कि अगर अब बात करोगे जम्मू कश्मीर में, तो अब कुछ चीज़ों पे बहुत जो है ज़ोर शोर से काम किया जा रहा है। जैसे कि अब यहाँ पर ये बात की है जम्मू एंड कश्मीर डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन से, जहाँ पर क्या है, यहाँ पर फाइनेंस की हेल्प जो है, जो MSME हैं इनको फाइनेंस की जो प्रॉब्लम आती है उसको सॉल्व किया जाता है। फाइनेंस की प्रॉब्लम मतलब जो इनको लोन वगैरह लेना है उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम है प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, उस पर काम किया जा रहा है, ठीक है। और क्या है, परचेज प्रेफरेंस इन गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट। गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट मतलब गवर्नमेंट क्या करती है, जो ये छोटे छोटे व्यापारी होते हैं उनको ये गारंटी देती है कि आपका सामान वगैरह जो है हम खरीद लेंगे, ठीक है। या फिर इसके अलावा और क्या होता है, जब बिडिंग वगैरह होती है, कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह दिया जाता है ना, तो उसमें गवर्नमेंट जो छोटे बिजनेसमैन होती है उनको जो है प्रेफरेंस देती है,
ठीक है। तो यहाँ पर वही चीज़ बता रही है कि गवर्नमेंट ये जो काम कर रही है, इससे हो सकता है कि आने वाले टाइम में क्या होगा, हमारे यहाँ पर ये सेक्टर अच्छे से काम करेगा। और जैसे जैसे यहाँ पर पीस रिटर्न हो रहा है, जैसे जैसे हमारी यूटी में जो है, जो पहले प्रॉब्लम्स थी, जो अनस्टेबिलिटी थी, जो टेररिज्म की प्रॉब्लम थी, वो अब थोड़ा स्टेबल हो रहा है। तो यहाँ पर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी जो है बाहर के स्टेट से या बाहर के जो कंट्रीज़ है वहाँ से आना स्टार्ट हो जाएगा। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे आएंगी और इससे क्या होगा, यहाँ पे सस्टेनेबल ग्रोथ एंड जॉब्स होंगी। हमारी जो स्टेट है, हम सॉरी अब तो यूटी है, हमारी जो यूटी है उसकी ग्रोथ अच्छी खासी होगी, प्लस यहाँ पर जॉब्स भी जो हैं अच्छी खासी मिलेंगी बच्चों को। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे बोलता है, ITBPO sector has showcased India's talent emerging as an important foreign exchange earner, but in Jammu and Kashmir, it is still in the process of spreading its wings. बोलता है कि आप अगर बात करोगे ITBPO सेक्टर की, तो भाई साहब ऐसा है कि अगर आप इंडिया की बात करोगे ना, तो वहाँ तो वाह है। ठीक है, वहाँ बहुत बढ़िया काम कर रहा है ये सेक्टर, जिसको आप कॉल सेंटर वगैरह बोलते हो ना, उस टाइप का। कॉल सेंटर बहुत नीचे चला जाता है, आईटी और बीपीओ वगैरह जो होते हैं ऊपर काफ़ी हाई लेवल पे होते हैं। तो अगर आप इनकी बात करोगे तो ये बहुत बढ़िया से काम कर रहे हैं। मेनली अगर आप बात करोगे कि फॉरेन एक्सचेंज अर्नर्स के लिस्ट में, तो उसकी लिस्ट में ये टॉप पर है। फॉरेन एक्सचेंज अर्नर क्या हुआ कि बाहर से जो पैसा आप कमा रहे हो, डॉलर्स में या पाउंड्स में, इन सब करेंसीज में, बाहर की करेंसीज में कमा रहे हो, उसमें ये टॉप्स में है। ठीक है, यानी कि हमारे यहाँ का जो यूथ है मेनली वो फॉरेनर्स के साथ काम करता है। हमारे यहाँ पे जो ये इंडस्ट्रीज़ हैं ऐसी जो इस सेक्टर में काम कर रही हैं, वो फॉरेनर्स के साथ काम करती हैं, तो वहाँ का पैसा कमा रही हैं। पर अगर आप इसी सेक्टर के जम्मू कश्मीर में बात करोगे, तो जम्मू कश्मीर में इसकी अभी भी जो क्या है, अपने पंख नहीं फैला पाया, इसकी हवा टाइट है अभी। ठीक है, यहाँ पर ये उतने अच्छे से काम नहीं कर पाया है। The sector has attracted a number of young entrepreneurs, but the growth in this sector has been constrained by lack of connectivity. देखो, ऐसा है कि वैसे तो हमारे यहाँ का काफ़ी ज़्यादा यूथ जो है इस बिज़नेस में आना चाहता है, इस सेक्टर में आना चाहता है। ठीक है, बट दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि यहाँ पर कनेक्टिविटी की बड़ी दिक्कत है। वो तो आपको पता ही होगा, इंटरनेट की बात कर लो, आप बिजली की बात कर लो, तो बहुत दिक्कत है। वो दूसरे प्रॉब्लम क्या है, रिलेक्टेंस टू टैलेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्री टू वर्क इन द यूटी। तो बाहर का जो यूथ है ना, वो भी जम्मू कश्मीर में आकर काम नहीं करना चाहता। कैसे करेगा? यहाँ पे इतने ज़्यादा जो इंडस्ट्रीज़ नहीं है इस चीज़ की, इतने ज़्यादा ऑफिस ही नहीं है, इतनी ज़्यादा कंपनीज ही नहीं है जो इस सेक्टर में काम कर रही हैं, है ना, और सैलरीज नहीं मिलती हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी दिक्कत है। एंड पुअर नेटवर्क ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन आईटी। और यहाँ पे जो आपके एजुकेशन सिस्टम है ना जम्मू कश्मीर में, वो भी आईटी में ऐसे ही हवा हवा में काम करते हैं। यानी कि बच्चा जो यहाँ से पढ़ के निकलता है उसको खाली थ्योरेटिकल नॉलेज होती है, प्रैक्टिकली उसको कुछ नहीं पता होता। तो ये बहुत दिक्कत है। तो अब आगे बोलता है, द लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी फॉर सक्सेस इन दिस सेक्टर वुड रिक्वायर पीस कनेक्टिविटी, वाइब्रेंट हॉस्पिटलिटी सेक्टर एंड स्किल्ड मैन पावर। तो अगर आपको इस सेक्टर में लॉन्ग टर्म स्किल्स लानी, अगर आपको सक्सेसफुल करना है इस सेक्टर को, तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर सबसे पहले आपको पीस लानी पड़ेगी, शांति लानी पड़ेगी। दूसरा क्या करना पड़ेगा? कनेक्टिविटी जो है यहाँ पर बढ़िया करनी पड़ेगी। ठीक है, चाहे आप ट्रांसपोर्ट की कनेक्टिविटी कह लो, चाहे आप इंटरनेट की कह लो, ये सब कनेक्टिविटीज आपको ठीक ठाक करनी पड़ेंगी। ठीक है, उसके अलावा दूसरा क्या है? वाइब्रेंट हॉस्पिटलिटी सेक्टर होना चाहिए। मतलब बाहर से अगर कोई इंसान आ रहा है तो उसको प्रॉपरली यहाँ पे दिक्कत नहीं हो, सुविधाएं मिलें पूरी प्रॉपर। ठीक है, अच्छी खासी। और यहाँ पे जो लोग हैं, जो यहाँ का यूथ है, उनको जो है स्किल्ड पूरा होना चाहिए, है ना, उनको काम करना पूरा आना चाहिए उस सेक्टर में, नॉलेज पूरी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमने देखी यहाँ पे। अच्छा, आगे बोलते हैं, एन इमीडिएट क्विक विन स्ट्रेटजी वुड बी टू कनेक्ट ऑल द डिस्ट्रिक्ट ऑन अ प्रायोरिटी बेसिस, डेवलप एंड ऑपरेशन। देखो पहले यहाँ तक देखते हैं प्रायोरिटी बेसिस पर। तो कहता है कि इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इमीडिएट अगर आपको सोल्यूशन चाहिए, है ना, एक इमीडिएट आपको ऐसा सोल्यूशन चाहिए जो लो एफर्ट्स हो, लो रिस्क हो, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको एक ना स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, जहाँ पर आपको सब डिस्ट्रिक्ट को सबसे पहले अपने आपस में क्या करना पड़ेगा? कनेक्ट करना पड़ेगा। सब डिस्ट्रिक्ट को पहले तो जम्मू कश्मीर के जितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको आपस में कनेक्ट करो, उनके हेडक्वार्टर्स को, उनके पूरा जो है कनेक्टिविटी अच्छी खासी हो जाए। उसके बाद क्या है? डेवलप एंड ऑपरेशनल स्वैन नेटवर्क। स्वैन नेटवर्क क्या होता है बेटा? स्टेट जो आप इसको देखो, इसको आप किस हिसाब से समझ सकते हो? इसको आप इस हिसाब से समझ सकते हो कि ये ना एक प्राइमरी कम्युनिकेशन बैकबोन सिस्टम है जम्मू कश्मीर का।
ठीक है। मतलब ये कि यहाँ पर अगर जम्मू कश्मीर की आप बात करोगे, यहाँ पर आपका जो सेक्रेटरीट है, सिविल सेक्रेटरीट है ना, उसके जो उसको किससे कनेक्ट करता है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से कनेक्ट करता है और ब्लॉक हेडक्वार्टर से कनेक्ट करता है। तो आपस में कनेक्टिविटी इसी नेटवर्क ने बना के रखी है, इसलिए ये क्या है, बैकबोन है कम्युनिकेशन का जम्मू कश्मीर में। तो एक बड़ा बढ़िया सा ना स्वयं नेटवर्क यहाँ पर काम करना चाहिए। ठीक है। उसके अलावा क्या कहते हैं, सिंप्लीफाई प्रोसीजर्स टू encourage private investment and create infrastructure in terms of IT, BPO, पार्क्स। तो कहता है कि आपको और क्या करना है इस सेक्टर में और कैसे काम करना है कि आपको चीज़ें सिंपल बनानी है, सो डैट बाहर से जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है वो आना स्टार्ट हो, प्लस उसके अलावा क्या हो, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर आपको बनाना पड़ेगा। जैसे कि आपने अभी गुरुग्राम में देखा होगा कि IT पार्क वगैरह हैं, तो उस तरह से यहाँ पर भी आपको IT सेक्टर में ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पड़ेंगे जहाँ पर जो हमारे बाहर से ऑफिस वगैरह आके काम करना स्टार्ट करें। तो ये था बेटा आपका चैप्टर, यहाँ पर ख़त्म किया है हमने, जिसमें हमने डिस्कस किया कि कैसे एम्प्लॉयमेंट वगैरह का यहाँ पर जम्मू कश्मीर की जब हम बात करें कि रोल है, क्या दिक्कत है, कैसे हम इनको ठीक कर सकते हैं। तो बेटा मैंने अपनी तरफ से तो बहुत अच्छे से चैप्टर आपको पढ़ाया है और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ भी आया होगा। फिर भी अगर आपको कभी भी कुछ ऐसा डाउट आता है तो आप बेझिझक मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको जल्दी से जल्दी उसका रिप्लाई देके आपकी दिक्कत, आपकी प्रॉब्लम, आपके इशू को सॉल्व करूँ। बाकी चलते चलते वही बात बोलूँगा कि अपना ध्यान रखिएगा, अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट कीजिएगा, पेरेंट्स की रिस्पेक्ट कीजिएगा, पढ़िएगा, बढ़िएगा और मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना तो कभी मत भूलिएगा। टेक केयर, बाय बाय बेटा।